एक बच्चे का जो डिग्री लेवल है वो कितना होना 80 चाहिए? डिग्री लेवल होना चाहिए 30 से लेकर के 45 के बीच, अच्छा। वो उचित है। 45 से जितना ऊपर चलता जाएगा आपके ब्रेन को, प्रोसेसर को स्लो करता जाएगा। स्लो हमारे बच्चों के दिमाग में हम लोग डालते हैं, जैसे शादी करना जरूरी है, शादी इस एज में करना जरूरी है। हम बता रहे हैं बच्चों को यार, जिस बच्चे को 20-25 साल में समझ ही नहीं है, खुद की समझ नहीं कि भाई मैं मेरे जीवन को कैसे गुजर बसर करूंगा, कैसे आगे के प्लानिंग्स क्या है हो रहे हैं, वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए घूम रहा है, एक और शादी कर, उसके पीछे एक आध और कोई बच्चा हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो गरीब तो रहेगा ही सर। एलोन मस्क का माइंड आप किस तरीके से दिखते हैं? एक्चुअल में जो हमारा इंडिया का जो बुजुर्ग लोग हैं, वो जब बढ़ते जाते हैं तो उनका जो माइंड है ना वो बच्चों का जैसा बनता चला जाता है। मतलब वो जिद करने लग जाते हैं या फिर ऐसा कुछ चीजें लगने लग जाता है या ऐसे सवाल करने लग जाते हैं जिस कोई बच्चा करता है। उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज, ऐसे कौन से फूड है जो अपनी ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं? अब आपने पूछा है कि ब्रेन होता क्या है, सर ये तो बड़ा एक ऐसा सवाल आपने पूछ लिया कि ब्रह्मांड क्या होता है। आज के पॉडकास्ट के अंदर जो हमने डिस्कस किया वो टॉपिक था ब्रेन। एक्चुअल में जो ब्रेन है वो ह्यूमन के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है वो इस पॉडकास्ट के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। डिवोर्स क्यों होते हैं, बेरोजगार क्यों है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए इस पॉडकास्ट के अंदर जो तुम लोगों को रियलिटी बताएगा। अगर यह पॉडकास्ट आप लोगों को थोड़ा भी वैल्यूएबल लगे या थोड़ा भी इंसाइटफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर एक्चुअल में मैंने जब आपके जो स्टेटस देखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखे, मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की कि किस तरीके से हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप किस तरीके से अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे थे वो चीजें भी मैंने नोटिस की। एक नॉर्मल बंदा किस तरीके से ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन भी आपने दी। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो ब्रेन होता है वो होता क्या है? ब्रेन क्या होता है? हाँ। ब्रेन देखिए सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो अभी विज्ञान इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, साइंस ने काफ़ी काम किया है ब्रेन के ऊपर बहुत। अ, अगर मैं बात करूं कि कुछ हद तक विज्ञान जो है वो समझ पाया है, ब्रेन के हिस्सों को भी समझ पाया है, उनकी फंक्शनैलिटी को भी समझ पाया है। अब आपने पूछा है कि ब्रेन होता क्या है, तो सर ये तो बड़ा एक ऐसा सवाल आपने पूछ लिया कि ब्रह्मांड क्या होता है। हाँ। तो अभी विज्ञान है वो ब्रह्मांड पे भी जो है काम करने लग रहा है, वैसे ही ब्रेन के ऊपर भी वो काम करने लग रहा है। अभी हमारी साइंस ये नहीं कह सकती कि हमने ब्रेन को पूरी तरीके से समझ लिया है। अभी भी ब्रेन के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको जिनके ऊपर विज्ञान के रिसर्चेस चल रहे हैं। सो जनरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आपकी शरीर का सबसे जो मेन पावर हाउस है वो आपका ब्रेन है। अगर मैं आपका ब्रेन निकाल दूँ तो शायद सर आप और मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर मैं आपके हाथ हटा दूँ तो भी आप पॉडकास्ट कर पाएंगे, आपके पैर हटा दूँ तो भी पॉडकास्ट कर पाएंगे, आपके कान हटा दूँ तो भी पॉडकास्ट कर पाएंगे। बट अगर ब्रेन का एक ज़रा सा हिस्सा भी मैं अगर निकाल दूँ, सर यू विल बी नॉट एबल टू डू पॉडकास्ट हियर एंड आई विल ऑल्सो। सो ब्रेन एक एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और ब्रह्मांड को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन ब्रेन को भी पूरी तरीके से समझ जाएंगे। कि क्योंकि एक्चुअल में ब्रेन कितने टाइप के होते हैं? ब्रेन के देखिए टाइप्स नहीं होते हैं, देखिए इंसानों का जो ब्रेन है उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ब्रेन के एक राइट हेमिस्फेयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, यानी एक जो पूरा ब्रेन होता है उसमें जैसे महिलाओं को आपने देखा होगा तो वो बीच में मांग भरती हैं, सिंदूर भरती हैं, तो वो बीच में ही क्यों भरती हैं, बीच से बालों को इस तरीके से करती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि ब्रेन का आधा हिस्सा और ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर दोनों अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। उन्हीं हिस्सों को अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपके 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये वाला हिस्सा फिर 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम वैसे बात करें बायोलॉजिकल टर्म्स पे तो 4 बड़े लॉब हैं ब्रेन के अंदर। उन 4 लॉब को अगर लेफ्ट राइट में आप तोड़ते हैं तो 4 इंटू 2 8 हो जाता है। लेकिन आगे वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को अगर आप सब डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसके डबल फंक्शनैलिटी है, तो इस वजह से वो टोटल हो जाते हैं 10, और आपके हाथों में भी होती हैं 10 फिंगर्स। सो ब्रेन एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं लगभग, और 100 बिलियन न्यूरॉन का मतलब होता है कि 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स। तो 10,000 करोड़ न्यूरॉन के साथ में एक बच्चा पैदा होता है, और वो जो 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं वो आपके दिमाग के उन 10 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो जो 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं उन्हीं से ही आप, चाहे आप मैथ सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं,
आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप स्केचिंग कर रहे हैं, आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा का सारा जितना भी काम है वो सारा काम आपके वो 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स ही कर रहे हैं। अब जिस हिस्से में वो न्यूरॉन्स ज़्यादा है, मान लीजिए एक खेत है और उस खेत के अंदर आप गए और आपने कहा कि सर मेरे को यहाँ पे इस खेत के अंदर गेहूं की फसल बनानी है, तो आप हाथों से गेहूं को डाल रहे हैं। अब किसी जगह पर हो सकता है कि वो गेहूं के दाने ज़्यादा डल गए हों, किसी जगह पर हो सकता है कम हो गए हों। तो जिस जगह पर गेहूं के दाने ज़्यादा डाल दिए आपने, वहां पर फसल होगी वो डेंस होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वहां दाने भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। और जहां पर आपने कम दाने डाले थे, वहां पर दूर दूर पौधा उगेगा, वहां पर दाने भी कम मिलेंगे आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपने दाने ज्यादा डाले थे, जहां पर आपकी फसल डेंस ज्यादा हुई, वहां पर गेहूं की पैदावार ज्यादा होगी और वहां से आप अर्निंग ज्यादा करेंगे। फैक्ट। द सेम कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, 9 महीने जब वो बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, उस समय उसका ब्रेन जो तैयार हो रहा होता है, उस ब्रेन में एक माँ को ये नहीं पता होता लेकिन 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं। और वो न्यूरॉन्स बनते हैं उसके मैटरनल और पैटर्नल, मम्मी का परिवार और पापा का परिवार, वहां से चले आ रहे जो जीन है उनको मिक्सचर करके बनता है। अब किस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा जाएंगे, किस हिस्से में कम जाएंगे, ये जेनेटिकली डिसाइड होता है। ये सब ह्यूमंस के साथ ऐसा ही होता ये सब ह्यूमंस के साथ ऐसा होता है कि वो जेनेटिकली डिसाइड होगा कि आपके लॉजिकल ब्रेन में कितने परसेंट न्यूरॉन जाएंगे, आपके मैनेजमेंट वाले ब्रेन में कितने परसेंट न्यूरॉन जाएंगे, आपकी स्पीकिंग स्किल वाले में कितने जाएंगे। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल वाले में न्यूरॉन्स कम है, सर आप सही ढंग से बोल नहीं पाओगे, आप नई लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। अब हम कह देते हैं कि सर उसको और सिखाओ, 5 साल ट्रेनिंग दो, 10 साल ट्रेनिंग दो, कोई फायदा नहीं है, न्यूरॉन्स ही कम है। अच्छा। यानी कि आपने दाने ही उस जगह पर कम डाले थे, अब आप कह रहे हो कम दाने डाल के ज्यादा पैसे कैसे कमाओगे आप यार। या तो दाने ज्यादा डालो वहां पे, पैसे कमा लोगे उस खेत में। दाने कम डाले हैं तो पैदावार भी कम होगी। तो काफी जो बच्चे होते हैं ना कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि बेटा तुम इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में जाओ, प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को। वो यही फैक्ट होता है क्या, वो बच्चा नहीं कर पाता है? जैसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं सुसाइड वाले। देखिए मैं यहाँ पे जैसे आपने प्रेशर बोला ना, तो प्रेशर को अगर इन डेप्थ हम समझते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा आपको ये करना है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा आपको ये करना है, लेकिन वो बच्चे नहीं कर पाते। तो कारण ये होता है कि पेरेंट्स ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे बच्चे का जो दिमाग है, उस दिमाग के लिए मैंने जो इसको टास्क दिया है, मान लीजिए मैंने उसको डॉक्टर बनने का टास्क दिया, मैंने उसको इंजीनियर बनने का टास्क दिया, मैंने उसको आईएएस बनने का टास्क दिया, वो जो टास्क दिया है अकॉर्डिंग टू दैट, जो ये बच्चा दिमाग लेके पैदा हुआ है, उस दिमाग में उस टास्क को करने के लिए उतने न्यूरॉन है भी या नहीं है। मान लीजिए आपकी जेब में पैसे हैं 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में, आपके पेरेंट्स या मैं आपको टास्क देता हूं कि आप 5 करोड़ की कार खरीद के लेके आओ, सर आप प्रेशराइज हो जाओगे। आपके पास 10 लाख है और मैं आपको कहूं कि सर एक कार खरीद के लाओ, जिसको मैं कह देता हूं मारुति की स्विफ्ट खरीद के ले आओ, सर आप आराम से ले आओगे, आप प्रेशराइज नहीं हुए। सो पेरेंट्स ये चेक नहीं कर रहा है कि इसकी जेब में अभी कितने पैसे हैं। बिना पैसे चेक करे बिना आप उसको वो टास्क दे रहे हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब आप उसको चाहे कितना ही मोटिवेट कर दो, एक दिन तू ले आएगा वो कार, एक दिन ले आएगा, अरे भैया कहां से ले आएगा, इसके पास है ही बेचारे के पास 10 लाख रुपए, आपने 5 करोड़ का टास्क दे दिया, तो प्लीज चेक इट। अगर बच्चे के साथ में अलाइनमेंट बनाना है तो बच्चे का अकाउंट बैलेंस कितना है, ताकि बच्चा मोटिवेट रहेगा कि पापा को आज मैंने मारुति की स्विफ्ट लाके दे दी, वो प्रेशराइज नहीं हुआ। 5 साल बाद हो सकता है कि उसके अकाउंट में 5 करोड़ आ जाएंगे, तो आप आराम से 5 करोड़ की कार मंगाओ, 50 करोड़ की क्यों मंगा रहे भाई। तो द सेम थिंग, हर जगह पर मैथ्स काम करती है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये फिजिक्स पे बेस है। हर जगह पर नंबर्स काम कर रहे हैं। आपकी आंखें हैं 2, आपके कान हैं 2, आपके फिंगर हैं 10, आप हैं पूरा 1, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं 10, उन पार्ट्स के अंदर भी सेल्स हैं 10,000 करोड़ सेल्स हैं, और 10,000 करोड़ सेल्स उन 10 हिस्सों में कहाँ हिस्से में ज्यादा है कहाँ कम है, उसको अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो भैया आप बच्चे को प्रेशर में तो नॉर्मली डाल ही रहे हो यार। वो कैसे फाइंड आउट करें? अच्छा प्रेशर, आपने जो प्रेशर की बात कही ना, प्रेशर में एक चीज और है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो तब बच्चा प्रेशर में आता है।
तुम इसके साथ रिलेशन मेंटेन करो, बच्चा तब भी प्रेशर में आ जाता है। कुछ बच्चे रिलेशंस को मेंटेन करने को हैंडल करने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती है। कुछ लोगों में 1000 लोगों के साथ रिलेशन भी मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है, और कुछ में 2 लोगों के साथ होती है। अब अगर आपके बच्चे में सिर्फ 1-2 लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने की कैपेसिटी और आप कह रहे हो नहीं सबके साथ मेंटेन करके चला करो, बच्चा प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि उसका जो प्री फ्रंटल लॉब है उसके अंदर न्यूरॉन्स उसके ऑलरेडी कम है। तो आपने उसको रिलेशनशिप वाले काम टास्क देने ही नहीं है। एज लाइक रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट अगर उस बच्चे को दे दिया आपने गलत कर दिया। और ये पोस्ट हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। कॉर्पोरेट्स जब तक ये चेक नहीं करेगा, अगर आप डिग्री लेके चले जाते हैं सर मैंने ये डिग्री कर रखी है, मैं ये मैनेजर हूं, मैं ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, बट आपने उसके अगर न्यूरॉन्स बेसिस पे चेक नहीं करा है सर, तो आप गलत आदमी को पैसा दे रहे हो। 3 महीने बाद आपको ये रियलाइज होगा यार हमने तो ये रिलेशनशिप मैनेजर को रखा था, इससे तो रिलेशन मेरे को तो नहीं लगता इतने अच्छे को मेंटेन करें इसमें, इसकी जगह को दूसरा बंदा लेके आओ। और उस 3 महीने रख के उस आदमी को हाथ जोड़े थे, भैया हम तो पैसा नहीं दे रहे। तो उस चक्कर में वो 3 महीने जो 50,000 की सैलरी पे आपने रखा था, आपने 1.5 लाख रुपए वेस्टेज हो गए आपकी कंपनी के, सिर्फ इस चेकिंग में कि उस आदमी की डिग्री और उस आदमी का एक्चुअल टैलेंट अलाइन भी है या नहीं है। कॉर्पोरेट्स इसकी वजह से भी नुकसान खा रहे हैं भाई। उनको मतलब पढ़ना नहीं आ रहा वो चीजों। पढ़ना, मैं बताता हूँ आपको, लोग कहते हैं सर बिजनेस कर लें, वो कर लें, सर आदमी कहाँ से लाएंगे? पहली बात, चलो आदमी ले भी आए तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो आदमी जो डिग्रियां ले लेकर के आया है, अनुभव ले लेके आया है कि सर मेरे को 10 साल मैंने यहाँ काम करा है, 5 साल यहाँ काम करा है, क्या वो वाकई में उसकी डिग्री और वाकई में उसका टैलेंट दोनों सेम अलाइंड है या नहीं है? समझ रहे हैं? और उस चक्कर में उसको क्रॉस चेक करने के चक्कर में कई जो आपकी संस्थाएं हैं वो 1-1 साल लगा देती हैं उस आदमी को पढ़ने में, ऑब्जर्व करने में। सर आप 1 साल लगा रहे हो, टाइम तो लगा ही दिया, संस्था का कितना बड़ा सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू में पैसा भी चला जा रहा है सिर्फ उस ट्रायल के चक्कर में। ट्रायल, ओनली ट्रायल के चक्कर में कितना बड़ा बजट उस संस्था का निकला जा रहा है, और वो उनको वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे क्या होगा। कैंडिडेट को खुद ही नहीं पता, वो खुद ही गलत ट्रैक से चला हुआ है। और कैंडिडेट चलता कैसे है? ड्रीम से चलता है भाई, सपनों से चलते हैं लोग। सपनों में डॉक्टर की पोस्ट बड़ी अच्छी लगती है, बच्चे होते हैं बेचारे जो 9-10 के बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं यार डॉक्टर बन जाएंगे, कोट वोट पहन के बैठेंगे, वो लगा देंगे, बैठे रहेंगे, बढ़िया डॉक्टर साहब लोग करेंगे, सपना है। बट क्या वाकई में आप में इतना टैलेंट है कि आप जब बैठे हो अपने चैम्बर में तो बाहर 50 लोगों की भीड़ लगी हो और टोकन लेके इंतजार कर रहे हो डॉक्टर साहब आएंगे तो दिखाएंगे? दैट मीन्स यू आर द डॉक्टर। चाहे आपके पास डिग्री हो या नहीं हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है ही नहीं, जिनको आप सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर बोल सकते हैं। आप कितना भी झोला छाप बोले, उनके वहां पर वो डॉक्टर आएगा नहीं, उसके 2 घंटे पहले लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। व्हाट इज दैट? हो सकता है कि वो डॉक्टर जो बन गया, जो रिकमेंड करता है, जो मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है, जो भी कर रहा है, पारिवारिक परिस्थिति की वजह से वो बेचारा एमबीबीएस नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसके पास पैसे नहीं, हो सकता है उसकी एज निकल गई हो, लेकिन उसके अंदर न्यूरॉन बेसिस पे कॉम्बिनेशन ऐसे बैठे हुए दिमाग में कि वो प्रॉपर एनालिसिस करके उस बीमारी को, उन सिम्टम्स को, और उसके हिसाब से जो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, चाहे वो 2 टेबलेट लिख रहा हो, 3 लिख रहा हो, सर वो पहले दिन से काम करना शुरू कर देती है। वो चीजें कैसे हम देखें अपने अंदर, वो न्यूरॉन्स को कैसे जांच पड़ताल करें कि हमारे अंदर ये न्यूरॉन्स है, हम इस तरीके से काम करें? देखिए उसके लिए जहां तक मैं बात करूं कि अभी पीछे 55 ईयर से यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देश अपने बच्चों पर, अपने सिटीजन्स के ऊपर ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारे सिटीजन्स में, किस सिटीजन में क्या टैलेंट है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अभी वर्तमान में तो इंडिया इज टॉप। बट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें इंडिया टॉप पे नहीं है। नो, आज भी हम बाहर से सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। चाइना की प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा क्यों है? कारण ये है कि चाइना अपने 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे का ही टैलेंट आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये बच्चा टेक्निकल डिपार्टमेंट का है, ये बच्चा मेडिकल डिपार्टमेंट का है, ये बच्चा मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, और उस बच्चे को खिलौने भी मेडिकल डिपार्टमेंट के लाके देते हैं भाई साहब स्कूल के अंदर। हाँ, वो घर के लिए भी पेरेंट्स को कहा जाता है इसको, इसका रूम भी मेडिकल टाइप का ही होना चाहिए, इसको रील भी आप मेडिकल वाली दिखाओ, इसको वीडियो भी मेडिकल वाली दिखाओ, इसको जो मूवीज दिखा रहे हो वो भी मेडिकल वाली दिखाओ, इसको महीने में या 2 महीने में एक बार हॉस्पिटल विजिट कराओ।
उन बच्चों को हॉस्पिटल में विजिट कराया जाता है, सिरिंज कैसे सेट करते हैं, कैनुला कैसे लगाया जाता है, कौन सी बीमारी कब होती है, उन बच्चों को अलग ही सेपरेट कर दिया जाता है कि ये मेडिकल वाले बच्चे हैं, ये आईटी वाले बच्चे हैं, ये मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं, और उनको उसी फील्ड के अंदर, तो आप देखें वहां पे 12 साल 13 साल का बच्चा भी बहुत अच्छा मैनेजर है। आप वहां देखेंगे, अगर आप चाइना गए हो तो मेरा अनुभव जो रहा है बताता हूँ आपको मैं। आप गए हुए? वहां पे आप, हाँ वहां पर आप देखेंगे तो सर 21 साल के 22 साल के बच्चे भी, आप कहेंगे सर वो अब 21 साल बाद से 22 साल का बच्चा क्या कर सकता है, जॉब कर सकता है। सर वो कंपनी ओनर्स है वहां पे, या आपको सिंपली घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑन करते हैं वो, और उस कंपनी में वो ऑनर हैं, लेकिन वो काम वही करते हुए नजर आएंगे जिसमें उनका टैलेंट है। वो चेयर डाल करके चैम्बर के अंदर नहीं बैठेंगे जी, बोले जी हम मालिक हैं, बोले मालिक तो ठीक, बट एक्चुअली आई एम ए गुड मार्केटिंग मैनेजर, सो आई विल बी देयर, मैं मेन काउंटर पे बैठ जाऊंगा, मार्केटिंग मैं करूंगा, मैनेजमेंट नहीं संभालूंगा। एक चीज मैंने देखी थी अभी, जैसे चाइना के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, तो मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव था, तो मुझे एक सामने रील आई कि वो कुछ आगे ऐसे कुछ फ़ोन वगैरह लगा रखे थे ट्राइपॉड के, और वो एक लड़की थी, वो उसके सामने कैमरे के सामने बोल रही है, जिसको वो सेल भी कर रहा है, ऑनलाइन जा रही है, वो प्रोडक्ट दिखा रही है और ऑनलाइन जा रही है। क्या जेनुअनली वो ऐसे ही मार्केटिंग करते हैं, या इससे भी नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग करते हैं? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि मार्केटिंग चाइना जो टेक्नोलॉजी यूज करता है आज, आप बात करेंगे कि आज हमारे यहाँ इंडिया में जो व्हाट्सएप चलता है कहाँ से चल रहा है, यूएसए से। इंस्टाग्राम चल रहा है कहाँ से चल रहा है, यूएसए से। गूगल कहाँ से चल रहा है, यूएसए से। जेमिनी कहाँ से चल रहा है, यूएसए से। चैट जीपीटी कहाँ से चल रहा है, यूएसए से। जीमेल मेल। चाइना ने सिंगल यूएसए को एंट्री नहीं दे रखी, उसने खुद के प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रखे हैं। अब हमारे यहाँ पर ये अमेजोन चल रहा है, अमेजोन कहाँ का है, यूएसए। यूएस। उसने अपना एक अलीबाबा के नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म कर रखा है सर, उसके व्हाट्सएप अपना खुद का है सर, क्या? उसका इंस्टाग्राम अपना खुद का है सर। आप किसी भी चाइनीज आदमी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट देखेंगे नहीं, नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। बिल्कुल। तो वो जिस लेवल पे जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है सर, अभी भारत को उस लेवल पे आने में बहुत समय लगेगा। कारण ये है, रूट लेवल पे पेरेंट्स एक्चुअल एजुकेशन से दूर है, और पेरेंट्स जो खुद एजुकेशन लेके आया है, उसी एजुकेशन के ढर्रे पर बच्चों को भी बड़ा कर रहा है। और हम जो एजुकेशन जो रन कर रहे हैं सर, वो पिछले 70 साल पुरानी एजुकेशन है, और वो भी एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं है। वो भी जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें हमारे लिए काम करने वाले लोग चाहिए, तो इस एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डेवलप करें ताकि इसमें जो बच्चे तैयार हो रहे हो वो सिर्फ हमारे लिए काम करते रहे। और हालांकि मैं यहाँ पे कोई स्कूल्स की और जो एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं तुलना करता हूँ, तो अगर आप जेल जाएं, कभी आपको जेल जाने का मौका मिले विजिट करने का, तो आप जेल जाएं, और जेल आप 3-4 दिन रुकें, देखें ध्यान से, और आप 3-4 दिन स्कूल जाएं, आपको कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। वहां पे बैल लगती है, बैल लगते ही खाना खाने जाना है, स्कूल में भी बैल लगती है सर। वी विल डिसाइड दैट कब आपको बोलना है, कब आपको चुप रहना है, कब आपको बैठना है, कब आपको टॉयलेट करने जाना है। इवन आजकल स्कूल ये भी कर रहा है कि 2 पीरियड के बाद में, सुबह के 2 पीरियड बाद में जो शॉर्ट बेल लगती है 10 मिनट की, 5 मिनट की, उसी में ही आप टॉयलेट करने जाओगे। आप अपनी मर्जी से टॉयलेट करने नहीं जा सकते। और ये काम जेल में हो रहे हैं? सारे काम जेल में हो रहे हैं सर। क्या बात है। एवरीथिंग इज डिजाइन, और वो जेल डिजाइन की गई है अंग्रेजों के द्वारा, स्कूल सिस्टम डिजाइन किया है अंग्रेजों के द्वारा, और स्कूल सिस्टम में भी 5-5, 6-6 किताबें लगाई गई कि आप इतना ही सोच पाए, इससे ज्यादा नहीं सोचना है, इससे ज्यादा सोचने का काम हमारा है, तुम्हें उतना ही बस। और तुम्हें हमने कह दिया कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट पढ़ करके, ये डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर के आना है, तो हम आपको 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दे देंगे, बस इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा हम नहीं सोचना। ये चीज हमारे माँ बाप के अंदर भी दिमाग में लगा दी गई, उनके दादा दादी के भी, हमारे जो और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में भी। और ये चीज हम कहते हैं कि जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, यस जीन्स ट्रांसफर होते हैं जेनेटिकली, बट हमारी जो विचारधारा है वो भी हम बच्चों के अंदर ट्रांसफर करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस पहले से ही डिजाइन किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल 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 पहले से डिजाइन कर दिया गया है। अब उस डिजाइन को तोड़ने का जो प्रयास है, इस डिजाइन को तोड़ना और इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाना भागीरथी काम है। जो कहते हैं ना कि यार मतलब, हाँ इंसान ही करेगा, लेकिन टाइम लगेगा, इंसान करेगा, लेकिन हम सोचें कि आने वाले 5 साल में ऐसा हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि इतनी जड़ें जमी हुई है लोगों के दिमाग में, कुएं के मेंढक बने हुए हैं।
जहां पैदा हुए वहीं मर गए, उसके अलावा उन्होंने कुछ देखा नहीं। चलो क्या हो गया कि आप अगर 4 शहर घूम के आ गए, लेकिन अगर आपने ओपन माइंड करके चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की और एक्सेप्ट नहीं किया आपने, आप बच्चों की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी उसी दलदल में डाल दोगे। क्योंकि जहां तक मैं बात करता हूँ पेरेंट्स की, जैसे आपने बात की पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने अपना जीवन डर पे जिया है सर। हम्म, तो डर से पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें नौकरी कौन देगा, शादी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा कौन करेगा, ये डर है सर। और इसी की वजह से शायद बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। जबरदस्त बेरोजगार घूम रहे हैं सर। आज बेरोजगारी कितनी है आज, मैं जहां तक मेरे को याद है अभी पिछले महीने ही आईटीसी कंपनी ने 12,000 लोगों को एक साथ निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया 12,000। और कौन सी फील्ड के थे, आईटी फील्ड के लोग थे। आईटी कौन सी, मैं और पेरेंट्स को बता देता हूँ, जो आईआईटी के लिए जो आप तैयार करते हो, जिसके लिए भागदौड़ करते हो, आप कोटा भेज रहे हो, आप सीकर भेज रहे हो, झुंझुनू भेज रहे हो। मेरा खुद का एरिया सीकर झुंझुनू का एरिया है, अभी हमारा जो सीकर है वो मिनी कोटा बन चुका है। तो नो डाउट मेरा भी सपना रहेगा यार, मेरा बच्चा इंजीनियर बने और बने। अरे तो क्या करेगा जब ऐसे एक झटके के अंदर वो आपके बच्चे को निकाल ही देंगे, क्या फायदा यार फिर। सर वहाँ पे सुसाइड क्यों करते हैं बच्चे? करेंगे ही सर, सुसाइड करेंगे। सुसाइडिंग के पीछे पेरेंट्स का भी रोल है, और सबसे बड़ा रोल ही पेरेंट्स का है। मैं तो यही कहूँगा, मैं एजुकेशन सिस्टम को दोष नहीं देता। एजुकेशन सिस्टम में, हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, वो है। मैं कभी नहीं कहता, मैं कहता हूं एजुकेशन सिस्टम, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं एज ए काउंसलर, एजुकेशन सिस्टम एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि उनके अंदर वो बच्चा जाकर के अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दे सकता है, पैसे कमा सकता है, लाइफ सेट कर सकता है। लेकिन अगर उस बच्चे में टैलेंट ही नहीं है जिस फील्ड का, और वो अगर दूसरे फील्ड को पकड़ रहा है, तो सर उसमें एजुकेशन सिस्टम क्या करेगा? एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ये दोष देते हैं कि पेरेंट्स ने प्रेशर बना दिया, बच्चा प्रेशर में आ गया और जाकर के उसने सुसाइड कर ली। वो भी गलत है। एक्चुअल में यहां पे गलत ये है, यहां पे गलत है बच्चा। पेरेंट्स ने कह दिया कि ठीक है बेटा आपको ये करना है, ठीक समझ में आता है, बट यहां पे बच्चा इसलिए गलत हो जाता है कि बच्चे ने खुद आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करा कि मेरे अंदर एक्चुअल में इस चीज का टैलेंट है भी या नहीं है। अगर आप में टैलेंट होगा तो ही आप आगे बढ़ोगे सर, वरना आज अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन से ज्यादा कमा रहा होता सर। अभिषेक बच्चन जी जवान है, यंग है, वो अमिताभ जी से ज्यादा कमा रहे होते, लेकिन आज उनके फादर 80 क्रॉस कर चुके हैं, 85 के आसपास हैं, तो भी आज वो केबीसी कर रहे हैं, कल की जैसी मूवीज बना रहे हैं। आपने अश्वत्थामा का रोल उनका देखा होगा, अभी भी और मूवीज उनकी चल रही हैं। सर वो आदमी बूढ़ा हो गया, टैलेंट बूढ़ा नहीं हुआ सर, मार्केट आज भी उनको करोड़ों रुपए दे रहा है सर। अभिषेक बच्चन जवान है सर, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा सर। क्या रीजन उसका? टैलेंट है सर। अभिषेक बच्चन केवल अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं है, अभिषेक बच्चन जया बच्चन का भी बेटा है। हम यहां भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम यहां भूल जाते हैं बॉस कि राजा का बेटा राजा होगा, कि ठीक है भाई राजा का बेटा राजा होगा, मान लिया कि राजा का बेटा राजा, लेकिन राजा का बेटा सिर्फ राजा का बेटा नहीं है, वो एक स्त्री का भी बेटा है जो रानी बनी हुई है, उस स्त्री के जीन भी उसके अंदर हैं। सचिन तेंदुलकर का बेटा है अर्जुन तेंदुलकर। सर सचिन तेंदुलकर उस अपने बेटे को, सचिन तेंदुलकर सर हमारे टाइम में गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का देवता है। अब अगर क्रिकेट का देवता किसी बच्चे को 4 साल 5 साल का बच्चा है और उसको डेली प्रैक्टिस करा रहे हो, तो सर वो बच्चा जब बड़ा यंग हो जाए तो उसको सर इंडिया की क्रिकेट टीम में आ जाना चाहिए था, टॉप 11 में उसको खेलना चाहिए था, शुभमन गिल की जगह उसको होना चाहिए था। बट सर वो नहीं है, क्योंकि सचिन का बेटा सिर्फ सचिन का नहीं है, वो अपनी मम्मी का भी है, इसको पहचानना है। नंबर 3 राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी इस मुगालते में हैं कि उनके दादा पापा परदादा सारे के सारे पॉलिटिकल क्षेत्र से आए हुए हैं, वो भी एक दिन पॉलिटिशियन बन के सफल होंगे। इस चक्कर में वो आज इतनी एज उम्र ले चुके हैं, लगभग वो 57 ईयर के हो चुके हैं, 55 क्रॉस कर चुके हैं वो। अगर आप राहुल गांधी जी के बारे में पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे जनरली कि राहुल गांधी जी कौन है, बोले एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के पॉलिटिशियन है। अब पॉलिटिशियन के आगे अगर मैं ऑप्शन दे दूं आपको, सक्सेसफुल,
और अनसक्सेसफुल तो आप कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? अनसक्सेसफुल पॉलिटिशियन। सिंपल। सर ऐसी जिंदगी का क्या करना? विरासत से अगर आपको चीजें मिली हैं तो चीजें मिल गई, पैसा मिल सकता है विरासत से, जेनेटिक जो चीजें मिली हैं वो भी विरासत में मिली हैं, लेकिन विरासत में मिली कौन सी है वो तो पहचानो। और वो पूरा सिस्टम अपने न्यूरॉन्स के जरिए, न्यूरॉन्स के जरिए, जेनेटिक साइंस के जरिए, एम्ब्रियोलॉजी के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञान को पेरेंट्स को जानना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स विज्ञान से दूर भागेगा, साइंस से दूर भागेगा, सर डेवलपमेंट नहीं होगा भारत का। सर जो चाइना के जो बच्चे हैं और जो इंडियन बच्चे हैं उनमें क्या डिफरेंस देखा आपने? चाइना और इंडिया के बच्चों में सर बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारा बच्चा 25-30 साल का, 35 साल का हो जाता है, फिर भी वो बेरोजगार होकर घूमता है। वहां का बच्चा 12 साल का बच्चा कमाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान ने उसको किस चीज के लिए बनाया है। सर वो कैसे पता करते हैं? वो पता करते हैं सर, हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उस न्यूरॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को जान करते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है वो कौन से हिस्से में कितने परसेंट न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको हम ब्रेन मैपिंग कहते हैं। ये जो ब्रेन मैपिंग है ये सबसे पहले दुनिया में 1972 में यूएसएसआर, जिस समय यूएसएसआर रशिया जो टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं था, उस समय उसने यूज़ किया था। और यूएसएसआर जो था उसने 1972 में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। उससे पहले 200 लगभग 200 साल से साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम कर रहे थे, न्यूरो साइंस पे, एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक्स, इन सबको मिला करके इवोल्यूशन पे। तो साइंटिस्ट ने कंप्लीट अपनी रिसर्च की और उसके बाद वो रिसर्च पेश की कि हम अब इस लेवल पे आ चुके हैं। 1970 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट डाली कि हम अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के टैलेंट को बाहरी रूप से पहचान सकते हैं, और वो भी वैज्ञानिक, वो भी फैक्ट एविडेंस के तौर पर। बोले कैसे? तो कहा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय जब उसके ब्रेन तैयार हो रहा होता है, यानी उसका दिमाग और उसकी स्पाइनल कोड, जो नर्वस सिस्टम तैयार होता है, तो एम्ब्रियोलॉजी साइंस के अंदर मैं बताऊं आपको, एपिडर्मिस आता है, एक्टोडर्म आता है, मीजोडर्म लिखते हैं, अगर आप साइंस पढ़ेंगे अच्छे से या आपने पढ़ी हो तो उसमें जो जो एक्टोडर्म पार्ट आता है, वो एक्टोडर्म पार्ट का काम क्या होता है? वो एक्टोडर्म, वो जो भ्रूण होता है, फीटस होता है, उस भ्रूण की चमड़ी, स्किन, और उस भ्रूण के ब्रेन, मसल, ये जो आपकी ये जो है जितना भी नर्वस सिस्टम है और उसकी आंखें, ये तैयार एक्टोडर्म करता है। ब्रेन से, ब्रेन का पार्ट एक्टोडर्म, देखिए मैं फिर समझाता हूँ आपको। एक छोटा सा, माँ गर्भवती हो गई, ठीक है, 3 महीने हो गए, भ्रूण बन गया, तो भ्रूण के अंदर जो जो डीएनए है, जो सेल तैयार हो रही है, उसमें उसमें जो एक्टोडर्म वाला पार्ट होता है, वो एक्टोडर्म वाला पार्ट को काम दिया जाता है कि अब तू एक काम करेगा, तेरा काम है पूरे नर्वस सिस्टम को डेवलप कर, पूरा दिमाग को डेवलप कर, आंखें डेवलप कर और स्किन डेवलप कर। बोले ठीक है जी। दूसरे और जो पार्ट होते हैं उनको दूसरा काम दिया जाता है, बोले तू हार्ट क्रिएट कर, तू किडनी क्रिएट कर, तो वो धीरे धीरे क्रिएशन लगता है और उसमें 9 महीने का समय लग जाता है। अब जो वो एक्टोडर्म है, वो एक्टोडर्म क्या कर रहा है? उसके काम होते हैं 3। वो एक तो आपकी आंखें बनाएगा, यानी ये ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है आइरिश, इसको बनाएगा। आपका पूरा ब्रेन डेवलप करके दे देगा आपको, नर्वस सिस्टम वगैरह सब कुछ, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कोड है वो सारी की सारी, और आपके स्किन को डेवलप कर देगा। तो स्किन के अंदर आपकी जो ये डर्म है, ये जो डर्म के अंदर ये जो हाथ है, अब हाथ के अंदर आपके लिए हो सकता है ये सिंपल आप बोल दो सर ये फिंगरप्रिंट है, लेकिन न्यूरो साइंस में इसको नर्व एंडिंग पैटर्न बोलते हैं। नर्व एंडिंग पैटर्न, जिस डिस्ट्रीब्यूशन से वो दिमाग बना रहा है उसी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रिंट बनाएगा। उसको काम दे दिया, जैसे आपने एक बच्चे को काम दे दिया कि यार ये तेरे को 2 काम करने हैं, तो वो जिस गति से वो काम कर रहा है उसी गति से वो ये काम कर रहा है और दोनों काम को एक साथ कंप्लीट करके दे देगा आपको। ओके, मतलब तो जिस पैटर्न में उसने वो दाने बिखेरे हैं न्यूरॉन्स के ब्रेन में, उसी पैटर्न में यहां पर वो प्रिंट बना देगा कि वो अपनी छाप छोड़ के चला गया। आपने मूवी देखी होगी धूम, ऋतिक वाली, ऋतिक रोशन वाली धूम थी या रेस थी, आई डोंट नो, मैं भूल रहा हूं। उसमें वो जहां चोरी करता है वहां पे अपना लोगो ए लिखा हुआ छोड़ के चला जाता है, और उस मूवी में ऐश्वर्या राय भी होती है। तो उस ए से आइडेंटिफाई होता है कि ये वही चोर है जो ये कोहिनूर का हीरा चुरा के ले गए, जो ये तलवार चुरा के लेके गए। वो अपना प्रिंट छोड़ के चला जाएगा वहां पे। अब अगर तुम समझदार हो तो भगवान ने ऐसा सिस्टम क्रिएट करा, एक प्रकृति ने ऐसा सिस्टम सेट करा, भगवान बोले, प्रकृति बोले कि मैंने ब्रेन बना दिया लेकिन उसका प्रिंट कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी में छोड़ रखा है। अगर तुम्हारी बुद्धि इतने काम करती है तो पकड़ लो कि मैंने तुम्हारे ब्रेन को कहां तक डेवलप किया है। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके और आइडेंटिफाई कर दिया, और लाखों लोगों पे इसकी वो की गई है, इसको एक्सपेरिमेंट किए गए,
और वो 100% एक्यूरेट पाई गई। 1972 में रशिया ने, यूएसएसआर ने अप्रूवल दिया साइंटिस्ट को कि इस बार आप हमारे ओलंपिक्स गेम्स के अंदर जो खिलाड़ी जा रहे हैं, आप उनमें से कुछ एक खिलाड़ियों का चयन करो इस टेक्नोलॉजी से। मान लीजिए कोई लड़का कह रहा है मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, या वो बाहरी तौर पे बहुत तेज दौड़ गया, उसका सिलेक्शन मत करो। जो जेनेटिक लेवल पे दौड़ने की कैपेसिटी रखता है उसको सिलेक्ट करो, उसको आप 1 साल ट्रेनिंग दो, उसको ओलंपिक में भेजो। बोले ठीक। बाहरी तौर पे दौड़ जाते हैं ना बच्चे, तो सर अरे सर ये तो बहुत तेज दौड़ गया, सर इसको डालो ओलंपिक में। यूएसएसआर ने कहा ये छोड़ दो, आप बच्चे पकड़ के लाओ जिनमें जेनेटिकली ये कैपेसिटी है कि हाँ ये बीट कर सकता है, उसको 1 साल ट्रेनिंग दो, फिर ओलंपिक में उतारो। सर आप मानेंगे नहीं, गूगल सर्च कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी सर्च कर सकते हैं। 1972 में यूएसएसआर अकेला 50 गोल्ड मेडल उठा के ले गया था, उसी रीजन से। उसी रीजन से। क्या अकेला 50 गोल्ड मेडल यूएसएसआर ने कहा यार बहुत गजब, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 4 साल बाद फिर ओलंपिक होने थे, यूएसएसआर ने कहा अब एक काम करो, अब कुछ गेम्स पे काम नहीं करना, अब आप सारे गेम पे अप्लाई करो। बोले ये जितने भी सिलेक्टेड हैं इन सबको हटाओ, अब वो बच्चे निकाल के लाओ जो जेनेटिकली इसके लिए सिलेक्टेड होने चाहिए थे। बोले ठीक है जी। 1976 में फिर ओलंपिक गेम हुए। सर यूएसएसआर अकेला 125 गोल्ड मेडल अकेला उठा के ले गया, अकेला ले गया। पूरा साइंस है पीछे, पूरा साइंस है पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा साइंस है। 125 गोल्ड मेडल ले गया। अब वहां पे जो बड़े बड़े उस समय जो कंट्रीज थे, चाइना, जापान, यूएसए, अब यूएसएसआर रडार पे आ गए। बोले यार ये ऐसा कर क्या रहा है जो इतने इतने गोल्ड मेडल ले जा रहे हैं। तो बोले कि सर आप जो चेक कर रहे हो वो एक्सटर्नल तौर पे चेक कर रहे हो किसी कैंडिडेट को कि वो एक अच्छा शूटर है, वो एक अच्छा रेसर है, आपने ले लिया और आप ओलंपिक में भेज रहे हो। सर अच्छा, ये जो बाहर से दिखते हैं जरूरी नहीं है वो जेनेटिकली उतना अच्छा हो, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। तो वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन के अंदर है ना, वो चेक कर रहा है यूएसएसआर जेनेटिक लेवल पे, अंदरूनी तौर पे कि उसका जीन रेस करने वाले बच्चे का है या नहीं है, उसका जीन शूटर का है या नहीं है। उसी को वो ले रहे हैं, उसी को वो ट्रेंड कर रहे हैं, उसी को वो ओलंपिक्स में भेज रहे हैं। दैट इज वाई कोई दूसरा व्यक्ति उनको हरा नहीं पा रहा है। सर चक्कर ये है, प्रॉब्लम यहां आ रहा है। कोई कहते हैं ना कि सर आप तो सर ये बड़ी गजब गाते हैं गजल, अरे यार ये तो हमारे जीन में है। हमारे जीन में है तो ये तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है। सर आप आर्ट बहुत अच्छी बनाते हैं तो हमारे जीन में है, जबकि हमने कहीं कोई से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। सर आप बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं तो हमारे जीन में है। तो वो जो जीन है उस जेनेटिक के ऊपर काम करके, और उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूएसए, चाइना, जापान इन सब ने किया, और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है जापान की और इन सब की, लेकिन प्रोडक्शन देखो आपकी सर, काफी देश तो ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम है। प्रोडक्शन देखो आप सर, पर कैपिटा इनकम देखो वहां की। उस देश में आप देखो पॉल्यूशन है ही नहीं, उस देश में देखो कितनी साइलेंस है, पीस है। उनको जरूरत ही नहीं है 10-10 बच्चे पैदा करने की, वो खुद ही 90, 95, 100 ईयर तक नॉर्मली जी रहे हैं। वहां पर 90-90 साल के लोग रोजाना जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और करते हैं, अपने काम से खुश हैं। मैंने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा कि चाइना और इंडिया के बारे में। मैं जानना चाहूंगा जो बुजुर्ग लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर और जो चाइना के, जो आउट ऑफ कंट्री के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो लोग, सबसे पहली चीज तो ये है कि उन्होंने वही काम किया जो काम उनके लिए बना है। उन्होंने उस काम में कभी हाथ ही नहीं डाला जिसके वो बने हुए नहीं है। दैट इज वाई एक तो उनका खुश रहने का जो पैरामीटर है, खुश रहने का जो लेवल है, वो इंडिया के लोगों से बहुत ज़्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम इंडिया वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि अलग अलग पैरामीटर्स ऐसे बना रखे हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। धारणाएं जिसको हम कह सकते हैं, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है, जबकि उसके एक्चुअल रीजंस क्या रहे थे उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। हम वो पीढ़ियों से चला आ रहा है कि ये ऐसे ऐसे किया जाता है, इसलिए इस पीढ़ी को भी करना है, और वो कर रहे हैं। वो उन सब चीज़ों के अंदर बहुत आगे हैं सर। वो ये सब चीज़ों पे अपनी एनर्जी लगाते ही नहीं, और वो इंडिविजुअलिटी पे काम करते हैं, सिंगल। उनका काम ये रहता है कि एक आदमी अपने आप में इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि वो खुद कमा सकता हो, खुद अपना जीवन का गुजर बसर कर सकता हो। मिनिमम क्राइटेरिया उनका इतना रहता है। इंडिया में क्या रहता है, इंडिया में जो बुजुर्ग हैं उनका ये रहता है कि वो घर में 25-25, 30-30 साल के तो लड़कों को बड़े कर देते हैं। कहे अभी तो पोता है, बेटा तेरे को जितना पढ़ना है उतना पढ़ ले, बेटा तेरे को ये करना है चलो वो कर ले। उनको अपने ऊपर कभी डिपेंडेंट होने ही नहीं देते हैं।
और वहां पे सर 12 साल 13 साल आप यूएसए चले जाएं, आपको वहां पे 15 16 17 साल के बच्चे मिलेंगे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, जो कि संडे वाले दिन कोई कार वॉश करके पैसे कमा रहे हैं, कोई जो है टेलरिंग करके पैसे कमा रहा है, और वो पैसे कमा के अपनी फीस इकट्ठा कर रहे हैं और स्कूल में जमा कराते हैं कि वो खुद वो कर रहे हैं। इवन 18 19 साल के बच्चों को तो पेरेंट्स अलग कर देते हैं एकदम, मतलब सेपरेट घर कर देते हैं कि ना अब आपको अपने हिसाब से खाना खर्चा सब कुछ अपने हिसाब से करना है आपको, तो वहां पे वो डिपेंडेंसी बहुत जल्दी क्रिएट कर दी जाती है। तो इसी वजह से वो बच्चे सर मुर्गी के बच्चे ना रह करके चील के बच्चे बन रहे हैं। अच्छा, तभी वो एक उड़ान जो है वो एक ऊंची उड़ान ले पाते हैं। हमारे यहाँ पर हम डरते हैं, अरे मत उड़ो गिर जाओगे, मत उड़ो गिर जाओगे। तो ये करते करते, और ये कर कौन रहा है, ये बुजुर्ग ही तो कर रहे हैं। सर एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले इसी साल में गोवा गया था घूमने के लिए, और मैं जो वहाँ के आउट ऑफ कंट्री के मेरे एक दो दोस्त बनाए वहाँ पे, जो बुजुर्ग लोग थे 88 प्लस के, उनका जो माइंडसेट था बिल्कुल अलग था। और वो लोग जब बीच पे बैठे थे ना, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। उनके पास में, आपको मैं कितनी बुक बताऊँ, मे भी उनके पास में 20 के समथिंग बुक होगा, एक अलग से बैग लेके रख रखे थे, वो 20 बुक था। जब मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की ना उनके अंदर, तो बड़ा अलग लगा। और उनका जो एक, जिनमें से दो दोस्त थे, एक ने तो शादी भी नहीं कर रखी थी, ऐसा कुछ है वहाँ पे, ये क्यों नहीं करते वो शादी? इंडिविजुअलिटी सर, उनका मानना ये है, और एक्चुअल में ये मानना भी होना चाहिए कि हम इस प्रकृति में आए हैं, हम हमारे लिए आए हैं, हम चीजों में जकड़ने के लिए नहीं आए। और ये सिस्टम तो बनाया गया है, और दिमागों में, हमारे बच्चों के दिमाग में हम लोग डालते हैं, जैसे शादी करना जरूरी है, शादी इस एज में करना जरूरी है। हम बता रहे हैं बच्चों को यार, जिस बच्चे को 20 25 साल में समझ ही नहीं है, खुद की समझ नहीं है कि भाई मैं मेरे जीवन को कैसे गुजर बसर करूंगा, कैसे आगे की प्लानिंग्स क्या है और है, वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए घूम रहा है, एक और शादी कर ली, उसके पीछे एक आध और कोई बच्चा बच्चा हो गया तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो गरीब तो रहेगा ही सर, वो डिप्रेशन में तो रहेगा ही। भारत को इस गरीबी से कौन उठा सकता है? भारत 1 नंबर पे पॉपुलेशन पे चल रहा है सर, दैट इज रीजन, मे बी यही रीजन। 1 नंबर पे चल रहा है कि आप एक्चुअल में इंडिविजुअलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हो। एक्चुअल में इंडिविजुअलिटी पे अगर आपने फोकस कर लिया कि भैया मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट नहीं है, और मुझे एक्चुअल में क्या करना है, सर आप कभी डिप्रेस नहीं हो सकते, आप कभी गरीब नहीं हो सकते, आप अपनी जिंदगी को जियोगे, काटोगे नहीं। जीने और काटने में अंतर है। गीता में सबसे बड़ा अगर भगवान श्री कृष्ण ने एक उपदेश दिया था वो यही है, भैया खुद को जानो, और खुद को जानना यही है। अगर आप महाभारत के टाइम चले जाएं तो गुरु द्रोण जो थे, उनके पास में 5 शिष्य गए थे, 5 पांडव, पांचों पांडवों को अलग अलग शिक्षा दी। भीम जो था उसको गदा दी, भीम को तीर चलाने के लिए नहीं बोला, अर्जुन को तीर का बोला, भैया तू एक बहुत अच्छा शार्प शूटर है, तू पकड़िए और तू कर देगा। क्योंकि उसकी फाइन मोटर स्किल बहुत गजब थी, उसकी फाइन मोटर इतनी गजब थी कि वो जो निशाना उसने लगा दिया वो इधर से उधर नहीं हो सकता सर, एक एक एमएम भी इधर से उधर नहीं होगा। इसीलिए उसको गांडीव दिया गया, ये गांडीव तो चला सकता है, ब्रह्मास्त्र दिया गया कि ये तो चला सकता है जब तेरे को जरूरत पड़े। वरना वो गांडीव किसको नहीं, युधिष्ठिर को तो नहीं दिया, उनके और भाइयों को तो क्यों नहीं दिया, युधिष्ठिर को क्यों राजा का ही पद दिया गया? क्योंकि उसकी डिसीजन कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। क्यों अर्जुन को राजा ही नहीं बनाया गया? क्योंकि उसकी डिसीजन कैपेसिटी अच्छी नहीं थी। तो गुरु द्रोण इस विद्या को जानते थे कि जो दिमाग बना है उसके प्रिंट शरीर में कहां है, और वहां से वो आइडेंटिफाई कर लेते थे, और उसके बाद में वो चीजें बच्चों को सिखाते थे। और महाभारत की पूरी लड़ाई है किस पे? महाभारत की पूरी लड़ाई है कि एक राजा जो धृतराष्ट्र है, वो राज्य उस व्यक्ति को देना चाह रहा है जिस व्यक्ति में टैलेंट है ही नहीं, यानी दुर्योधन। और दुर्योधन भी वो बच्चा है, मैं कह रहा हूं आज भी हमारे बच्चे दुर्योधन के रूप में घूम रहे हैं स्कूलों में, और मां बाप धृतराष्ट्र और गांधारी बन के घूम रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के, जिनको ये नहीं दिख रहा कि हमारे बच्चे में टैलेंट किस चीज का है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे बच्चे दुर्योधन को आपको राजा बनाना है, ये राज्य उसी को देना है। जबकि कृष्ण द्रोण सब कह कह के थक गए कि भैया द्रोणाचार्य में, इसमें दुर्योधन में इतना टैलेंट नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो आपका ये जो है इसको संभाल सके, इसलिए कृपया करके इसको ना दें, आप उसको दे दें। धृतराष्ट्र तो अंधा। तो क्या हमारे समाज में धृतराष्ट्र नहीं है? बहुत करोड़ों धृतराष्ट्र हैं, और ये करोड़ों धृतराष्ट्र अपने बच्चे की जान ले रहे हैं। दुर्योधन की जान उसके पिताजी ने ली थी, दुर्योधन की जान उसके मामा ने ली थी। उसके मामा ने कहा कि तू एक अच्छा राजा बन सकता है, उसके पापा ने कहा तू एक अच्छा राजा बन सकता है। बच्चे को लगा हाँ मैं बन सकता हूं, कोई गलत बात नहीं है। यहां पे आइडेंटिफाई गलत कर दिया गया।
गलत आइडेंटिफाई करके उस बच्चे को गलत रास्ते पर डाल दिया गया। वो बच्चा उस रास्ते के लिए जिद करने लगा और एट द एंड उसका अंत कहां हुआ? युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ गया उसको, जंगहाई तुड़ा करके मौत आई उसकी। कारण क्या था? उसने गलत प्रोफेशन सेलेक्ट किया। अगर वो प्रोफेशन सही सेलेक्ट कर लेता कि भैया मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर राजा बनने का नहीं है, जिसमें राजा बनने का है युधिष्ठिर में, युधिष्ठिर को बिठाओ, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मुझे बता दो, आराम से महाभारत होती ही नहीं। ये गेम ही वहां जुड़ा हुआ है। ये ये पूरा साइंस ही इसके पीछे, एवरी चीज के पूरा पीछे साइंस पूरा है। पूरा साइंस है। पांडव आपस में क्यों नहीं लड़े झगड़े? कारण क्या था कि उनके जो गुरु थे उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था। वरना अर्जुन ही कह देता, आपने युधिष्ठिर को राजा क्यों बनाया, मेरे को बनाओ, मैं तो बहुत अच्छा वो चलाता हूं। भीम कह देता, मैं बहुत अच्छी गदा उठाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं लंबा हूं, चौड़ा हूं, मैं ये हूं, मेरे को राजा बनाओ, राजा तो मैं दिखता हूं। ये कहां युधिष्ठिर राजा दिखता है, तो छोटा सा दिखता है। वो भी कह देते। सर वो है टैलेंट सेग्रीगेशन, कि आप अपने क्या कर रहे हो? आप बिना टैलेंट सेग्रीगेशन करे हुए घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, समाज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। महाभारत तो होनी है, 100% होनी है, क्यों नहीं होनी? अभी हम डीप पे चलेंगे सर थोड़ा सा। मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज ब्रेन मैपिंग और न्यूरोसाइंस, ये है क्या? ब्रेन मैपिंग न्यूरोसाइंस ये है सर कि आप न्यूरॉन्स की स्टडी कर रहे हैं और ये स्टडी कर रहे हैं कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। आपके ब्रेन का एक हिस्सा मैनेजमेंट का काम करेगा, एक हिस्सा लॉजिकल के लिए काम करेगा, एक हिस्सा मैथ्स पढ़ेगा, एक हिस्सा फिजिक्स पढ़ेगा, एक हिस्सा आपका लैंग्वेजेस को सीखेगा, एक हिस्सा आपका ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, एक हिस्सा आपका टेस्ट के लिए काम करेगा, एक हिस्सा आपका पूरे फुल बॉडी ग्रॉस मोटर के लिए काम करेगा, एक हिस्सा आपके फाइन मोटर के लिए काम करेगा। फाइन मोटर मतलब शूटिंग का काम, आर्चरी का काम, सिलाई बुनाई का काम, या जो ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उनका काम, वो फाइन मोटर में आ जाता है। एक हिस्सा आपके म्यूजिक टैलेंट के लिए काम करता है, साउंड के लिए काम करता है, साउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करता है। एक हिस्सा आपके लिए विजुअलिटी के लिए काम करता है, कि आपकी विजुअल, आप कलर्स को किस लेवल पे पहचान सकते हैं। जब पायलट बनते हैं तो विजुअल सेंस चेक किया जाता है। तो वो जो हिस्से हैं, उन हिस्सों के क्या क्या फंक्शन है, प्लस उन हिस्सों में एक बच्चे के या एक इंसान के ब्रेन में कितने परसेंट न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो आपकी न्यूरोसाइंस है। वही ब्रेन मैपिंग है, जिसको हम डिकोड करते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू। एक एक फिंगर के 3 प्रिंट होते हैं, तीनों प्रिंट लेकर के इनकी स्टडी की जाती है। स्टडी करने के बाद में इसका ये पता लगा दिया जाता है कि हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में कितने परसेंट न्यूरॉन, 100% में से ये न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 100% इज इक्वल टू 100 बिलियन। 1% का मतलब 1 बिलियन, और 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ न्यूरॉन। और अगर आपको किसी टैलेंट एरिया में काम करना है तो 10% से ज्यादा न्यूरॉन उस एरिया में होने चाहिए। मान लीजिए आपको सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए आपको मैथ्स वाला जो ब्रेन का हिस्सा है, जिसको हम R2 कह देते हैं, उसको, उसके अंदर 10% से ज़्यादा न्यूरॉन अगर हैं आपके, और ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट जो कि ऑसिपिटल लोब होता है, हमारा नीचे वाला हिस्सा है, उसमें अगर 10% से ज़्यादा है, तो आप आराम से मैथ्स लीजिए, आप CS की तैयारी करें, आप IIT की तैयारी करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। और चाहे आप ना करें, बिना भी आप किसी IIT वाले को या CA को दूर बिठा सकते हो। और ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि सर हम तो 10th भी नहीं पढ़े हुए, फिर भी हम तो कैलकुलेशन ऐसे ऐसे कर देते हैं। अरे कारण है न्यूरॉन्स का। ठीक है तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, लेकिन एक्चुअल में न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं तेरे पास, आराम से कर पाओगे। और जिनके पास न्यूरॉन नहीं है उनको डिग्री चाहे अमेरिका भेज के करा दो, वो तो भी नहीं कर पाएंगे। आइंस्टीन से पढ़वा दो तो भी नहीं कर पाओगे आप। ये बहुत बड़ा कारण है कि आपकी जेब में है 10 लाख, लेके चले गए 5 करोड़ की गाड़ी लेने, मरोगे भैया। और मर रहे हैं, पेरेंट्स भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। अरे ये तो कलयुग का चरम है। मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई। मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था ना, तो एलोन मस्क एक ऐसी चीज बनाने वाले हैं, अंधे भी देख सकते हैं। वो ब्लाइंड साइट ऐसा कुछ मेमोरी कार्ड ब्रेन के अंदर डालेंगे, तो नर्व सिस्टम के जरिए वो कनेक्टेड होगा और वो करेगा, ऑसिपिटल लोब को एक्टिव करेगा। हाँ, तो मुझे अब क्लियर समझ में आ रहा है कि एलोन मस्क किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि एलोन मस्क का माइंड आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एलोन मस्क से देखो बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया, जहां तक मैं एक अजम्पशन कर सकता हूँ। तो एलोन मस्क एक ऐसा व्यक्ति, हमारे हिसाब से, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ मैं, कि क्योंकि ठीक है ये पॉडकास्ट पे भी जाएगा। एलोन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो वो आर्क पैटर्न के अंदर, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वर्ड होते हैं, लूप होते हैं और होते हैं, तो आर्क पैटर्न न्यूरॉन्स के व्यक्ति हैं,
और आर्क पैटर्न वाले न्यूरॉन्स के जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्लास्टिसिटी न्यूरॉन की बहुत ज्यादा होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक रबड़ है, उसको आप जितना खींचना चाहें आप खींच सकते हैं, और आप छोड़ दें उसको तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो एलॉन मस्क हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल इन देयर माइंड। मेरे पास भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, उनमें से आप वंशिका से मिले थे, उसके ब्रेन में आर्क पैटर्न्स हैं। जब रिपोर्ट आई थी उसके पेरेंट्स को मैंने बोल दिया था, उन्होंने जैसे ही काम करना शुरू करा सर, वो उस बच्ची ने 2 से 3 महीने के अंदर ऐसे रिजल्ट्स दे दिए कि वो पेरेंट्स खुद शॉक हुए। और मैंने ये पहले ही लिख के दे दिया था। उससे पहले वो बच्ची नॉर्मल लड़कियों की तरह ऐसे ही घूमती थी, आज वो शायद नॉर्मल नहीं है। आज वो स्टेज शो करती है, जगह जगह जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत सारी चीजें उसने कर रखी हैं। कारण क्या है? पोटेंशियलिटी प्लस एलॉन मस्क जो है उसने वो चीज पहले ही आइडेंटिफाई कर ली भाई। जब वो छोटा बच्चा था वो आइडेंटिफाई खुद से कर चुका था। कुछ लोगों के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो खुद के टैलेंट को खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और कई लोगों में नहीं होते, तो वो बस ऐसे ही धक्के खाते फिरते हैं सर। अब डजेंट मैटर कि आप न्यूरोसाइंस के जरिए उसका पता कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन के द्वारा आपको पता लग रहा है, वो डजेंट मैटर। मैटर ये है आपको पता लगना चाहिए आपकी पोटेंशियलिटी कितनी है। बोले यार आपकी पोटेंशियलिटी अनलिमिटेड है, और कौन कौन से लॉब में अनलिमिटेड है? जैसे मेरे को लगता है उनकी पोटेंशियलिटी, एक तो मैनेजमेंट वाला लॉब जिसको हम L1 बोलते हैं, L1, L2 और L5, उसके साथ में ग्रोस मोटर के अंदर आर्क पैटर्न होने चाहिए। 60 to 70% उस आदमी के अंदर आर्क पैटर्न है। उसके अलावा उनके अंदर एक पैटर्न जरूर होना चाहिए जिसको हम डोमिनेंट पैटर्न बोलते हैं, WES पैटर्न जिसको हम बोलते, वर्ल्ड जो होते हैं, वर्ल्ड शायद 2 से 3 वर्ल्ड उनके दिमाग में होने चाहिए। और उसी वजह से वो जो सोचते हैं, इमेजिनेशन वाला जो हिस्सा है उनका, वो बहुत ज्यादा न्यूरॉन लिए हुए है। और ज्यादातर जितने भी आविष्कारक होते हैं जो आविष्कार करते हैं उनके दिमाग में ऐसे ही पैटर्न्स होते हैं। तो वो बियॉन्ड द वर्ल्ड सोचते हैं, दुनिया में जो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा उसके बारे में सोच सकते हैं आसानी से। रिवर्स थिंकर होते हैं एलॉन मस्क का जो सबसे बड़ा। और मैं ये डैम श्योर हूं, अगर एलॉन मस्क की अगर आप स्टडी करें तो उनके पैटर्न में, ब्रेन के पैटर्न में एक जगह पर जरूर, 1 या 2 जगह पर रिवर्स थिंकर आएगा। और रिवर्स थिंकर वो होते हैं, दुनिया कहती है आप लेफ्ट से राइट चलो, वो लोग कहते हैं राइट से लेफ्ट चलो। वो कभी भी दुनिया को फॉलो ही नहीं करते, दुनिया उनको फॉलो करती है। शायद तभी वो उस लेवल पे है। और सर करके दिखाया ना, बोले यार वो वहां जा तो रहा है लेकिन वो आ नहीं पा रहा। तो बोले फिजिक्स में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। बोले डजेंट मैटर, करते हैं काम। और वाकई में वापिस वो जब उनका जो स्पेस क्राफ्ट जो था वो जाकर के वापिस लैंडिंग तक करवा दिया उन्होंने धरती के ऊपर, वो भी सेफ। ही इज द फर्स्ट मैन जिसने फिजिक्स को भी फेल करा दिया। कारण क्या है? क्या बात कर रहे हो? तो ये कोई जरूरी नहीं है यार कि न्यूटन कुछ वो दे गया बस वो अल्टीमेट है, उसके आगे दुनिया है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिर बोला था ब्रह्मांड और ब्रेन दोनों एक है। आप जिस दिन ब्रह्मांड को समझ गए उस दिन ब्रेन को भी समझ जाएंगे। एलॉन मस्क कोई मतलब कहीं से सीख के नहीं आ रहा, वो अपने ही उस ब्रह्मांड, उस ब्रेन से सब कुछ चीजें कर रहा है, करवा रहा है। सर वो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि जो बच्चे खुद से ही मतलब सब सेल्फ रियलाइजेशन वो आदमी कर पाएगा जिसका L1 और R1, जिसका ब्रेन के आगे वाले जो ये प्री फ्रंटल लोब जो होते हैं उनमें न्यूरॉन्स लगभग 13, 14, 15% तक भरे हुए पड़े, सिर्फ वही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बताना पड़ेगा कि बेटा आप में ये टैलेंट है। अदरवाइज सेल्फ रियलाइजेशन टाइम पे नहीं होगा। हाँ, आप बूढ़े हो गए 40, 45, 50 साल के, तब आपको रियलाइजेशन हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, आपकी हड्डियां पुरानी हो चुकी हैं। ये जो क्वेश्चन है ना सर, अक्सर मैंने देखा है, जो मैं पूछने वाला हूँ एक्चुअली में, जो हमारा इंडिया का जो बुजुर्ग लोग हैं वो जब पढ़ते जाते हैं ना तो उनका जो माइंड है ना वो बच्चों का जैसा बनता चला जाता है। मतलब वो जिद करने लग जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ चीजें लगने लग जाता है, या ऐसे सवाल करने लग जाते हैं जैसे कोई बच्चा करता है। उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने मेरे से। देखिए, ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति चीजें पैदा करती हैं और खुद ही पैदा करती हैं और खुद ही खत्म करती हैं। आप घर पे पपीता लेके आओ, पपीते को रख दो, खाओ मत, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन पड़ा है, सर वो 6ठे 7वें दिन अपने आप सड़ने लगेगा, अपने आप उसकी परतें उतरने लगेंगी, उसका पानी छूट जाएगा, और वो अपने आप फिर भी हाथ नहीं लगा रहे हो, 1 महीने नहीं लगा रहे हो, 2 महीने, 3 महीने बाद वो अपने आप वहां से गायब हो जाएगा। और ये तो पपीते के लिए बोला है। आप डेड बॉडीज गायब हो जाती हैं। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, किसी को गाय की या किसी भी और भी कोई बेचारे जानवर होते हैं बेचारे, वो टकरा करके साइड में गिर जाते हैं। आप 1 महीने 2 महीने तक आते जाते हो तो वहां उस पर्टिकुलर जगह पर हल्की स्मेल आती है, आपको किसी की डेड बॉडी है। 6 महीने बाद आती है, स्मेल नहीं आती, कौन उठा के ले जाएगा उसको? कोई नहीं ले जाता, अपने आप प्रकृति खुद उसको ऑब्जर्व कर लेती है। अच्छा, वैसे ही इंसान है। अब आपने पूछा बूढ़े लोगों का, मैं हूं, आप हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे,
आप कह रहे हैं सर वो जो जैसे बूढ़े होते हैं तो बचकानी हरकतें करते हैं। सर उनका जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स थी 100 बिलियन जब वो पैदा हुए थे, वो सेल्स जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे वो सेल्स हार्ड होती जा रही हैं, प्लस वो सेल्स धीरे धीरे डैमेज होती जा रही हैं। आप ऐसा मत समझिए कि आपके चेहरे की जो सेल्स हैं, जो झुर्रियां आपकी आई हैं, वो झुर्रियां कहां से आई हैं, क्योंकि वो डेड स्किन है तब वो झुर्री आई है। समझे इसको आप। किसी के डार्क स्पॉट हो गए, वो डार्क स्पॉट क्या है, वो ऊपर की जो चमड़ी है वो डेड स्किन है। उस डेड स्किन को आप उतार दो, नीचे से एकदम व्हाइट आ जाए, फ्रेश स्किन आ जाएगी। तो जो डेड स्किन आपकी यहां पर होती है, झुर्रियां आपके यहां पड़ती हैं, सेम डेड स्किन सेल्स जो डेड हो रही हैं वो ब्रेन में भी डेड हो रही हैं। और वो 100 बिलियन धीरे धीरे 90 बिलियन, 80 बिलियन, 70 बिलियन, 60 बिलियन, 50 बिलियन, और उतने में आदमी बूढ़ा हो जाता है। फिर वो कहता है बेटा अच्छे से दिख नहीं रहा, बेटा सुन नहीं रहा, बेटा सुना हुआ याद नहीं रह रहा, बेटा आज आइसक्रीम खा लेते हैं। कारण क्या है? आपके मैनेजमेंट वाले जो न्यूरॉन्स थे, जो 10% थे, अब वो 7 पे आके टिक गए। जो लॉजिकल ब्रेन आपका 14% काम करता था, अब 6 पे आके टिक गया। कम तो उसी परसेंटेज में से होगा, और जब वो कम हो जाएगा तो ब्रेन जो फंक्शनैलिटी उस लेवल पे कर रहा था उस समय, वो आज नहीं करेगा। सिंपल। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है, वो चाहे आदमी जवान हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसको रोजाना करनी चाहिए। सर्टेन कुछ ब्रेन एक्सरसाइज आती हैं, आप डेली उन ब्रेन एक्सरसाइज को करें। आप डेली जिम करते हैं, बाइसेप के लिए करते हैं, आप ट्राइसेप के लिए करते हैं, आप थाइस के लिए करते हैं, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप रनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। ब्रेन के लिए भी विशेष तरीके की एक्सरसाइज होती हैं। आप 10-15-20 मिनट अगर आप वो करें डेली, और एक विशेष तरीके की साउंड फ्रिक्वेंसी होती है, अगर आप डेली आधा से 1 घंटा वो सुनते हैं, आपके न्यूरॉन्स कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। आपकी चमड़ी बूढ़ी हो जाएगी, आप जवान रहेंगे न्यूरॉन्स बेसिस पे। आपका ब्रेन जो आज इस एज में एक्टिव है, यही ब्रेन 60 साल की उम्र में भी इतना ही एक्टिव रहेगा। डेड बॉडी तक, डेड बॉडी तक एक्टिव रहेगा। क्या बात कर रहे इवन आप मरोगे उससे एक दिन पहले भी पॉडकास्ट करते हुए फुल परफॉर्मेंस के साथ मरोगे। कब भाई? एक दिन पहले। आज मरा है। हाँ, वो मरोगे तो वो भी किस कारण मरोगे? क्योंकि वो हार्ट की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे डेड होती 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 एक दिन जवाब देगी, बोले जी अब नहीं कर सकती मैं काम। लेकिन ब्रेन उसका ओके है, चेक कर लो, क्योंकि वो ब्रेन से ही कल पॉडकास्ट कर रहा था, वो उतने ही लॉजिकल सवाल पूछ रहा था। कल भी जब वो 2025 में बैठ करके लॉजिकल सवाल पूछ रहा था, सेम वो 2070 में भी वही सवाल पूछ रहा था भाई, और उसी लेवल के नहीं, उससे भी हाई लेवल के पूछ रहा था, कि ब्रेन तो उसका बहुत तगड़ा काम कर रहा था। हाँ, कॉज जो है वो आपका कोई दूसरी चीज से, किडनी फेलियर से हो गया, लीवर फेलियर से हो गया, हार्ट फेलियर से हो गया, वो रीजन दूसरा हो सकता है, ब्रेन वाला नहीं होगा। तो आप अपने ब्रेन को जवान रख सकते हो अगर आप ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग डेली कर रहे हैं। आप अपने ब्रेन को जवान हर समय हर एज में रख सकते हैं। विज्ञान इस लेवल पे आ चुका है। और दूसरे देश के लोग जो आप कह रहे हैं ना कि जापान के अंदर, चाइना के अंदर 80-80, 90-90 साल के लोग बड़े जिंदा दिली के साथ जीते हैं, बड़े मतलब 80 साल के होने के बावजूद भी वो नई नई कंपनियां खोल रहे हैं। उनका दिमाग ऐसे काम कैसे कर रहा है? जबकि भारत के यहाँ बूढ़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं वो छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। वो तो नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है मेरी हड्डियां पुरानी हो गई, मेरे ये सब पुराने हो गए, ब्रेन उनका अभी भी उतना ही तरोताजा है। सिंपल। तो आप रख सर वो एक्सरसाइज क्या है जो वो- ब्रेन को हम वो जिंदा रख सकते हैं? है लगभग 25 से 30 तरीके की एक्सरसाइज होती हैं ब्रेन की, कोई एक तो जो हम हमारे बच्चों को पूरा का पूरा देते भी हैं, सिखाते भी हैं। साउंड थेरेपी देते हैं हम, जो कि रात को सोने से पहले लेनी होती है। जो बच्चे कई बार दिन में रेस्ट करते हैं तो उस समय भी ले सकते हैं। तो बच्चे जब भी हमारे सोने जाते हैं तो साउंड थेरेपी के साथ जाते हैं, विदाउट साउंड थेरेपी के बिना नहीं जाते वो कभी, ताकि उनके जो न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो ब्रेन है जिसको हम कह देते हैं लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट हैं, उनके बीच में एक ग्लैंड होती है जिसको आप पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। और वो पीनियल ग्लैंड दोनों ब्रेन के बीच में ब्रिज का काम करती है। ब्रिज का मतलब कि किसी बच्चे का ब्रेन तो राइट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, किसी बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है। अब मान लीजिए आपके गाड़ी में आप बाइक चला रहे हैं और 2 टायर हैं बाइक में। अब एक टायर में तो हवा ज़्यादा है, एक में हवा कम है। क्या वो बाइक स्पीड पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी। अब अगर स्पीड पे ले जाना है तो दोनों टायर में हवा बराबर करो, उसके बाद आप लेके चलेंगे, आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे ही किसी बच्चे का ब्रेन राइट ही राइट ज़्यादा काम कर रहा है, लेफ्ट तो कर ही नहीं रहा, तो लाइफ इम्बैलेंस चलेगी। अगर बैलेंस करना है लाइफ को, देन यू हैव टू बैलेंस योर ब्रेन फर्स्टली। और वो बैलेंस होगा आपके दोनों ब्रेन के बीच में एक स्विच दिया हुआ है, दैट इज अ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन द 2 हेमिस्फेयर। सो यू हैव टू एक्टिवेट योर पीनियल ग्लैंड फर्स्टली। सबसे पहले आपको वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको एक्टिवेट कर देंगे तो वो दोनों ब्रेन के बीच में बैलेंस बना करके क्रिएट कर देगा।
अब जो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बैलेंस्ड डिसीजन होंगे, और जब आपके निर्णय बैलेंस होंगे तो आपके काम बैलेंस होंगे, काम बैलेंस होंगे तो आपका ग्रोथ वो भी उसी बैलेंस। बैलेंस की होगी, वो नॉन बैलेंसेबल नहीं होगी भाई। तो सारी चीजें क्या बात करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि यार ये तो चीज किस्मत में नहीं है, लेकिन वो किस्मत में नहीं है, उसका रीजन है पीछे साइंस। एक आपने गॉड गिफ्टेड बोला था, तो पेरेंट्स इसको सुनेंगे तो मैं बता देता हूँ। दुनिया में प्रकृति ने जो भी चीज पैदा करी है, आपको गिफ्ट मिल गया इसीलिए आप पैदा हो गए हो, गिफ्ट मिलता ही नहीं आप पैदा ही नहीं होते। तो गिफ्ट तो आपके पास में है। अब अगर आप ही मूर्ख हैं, उसका प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। वो गिफ्ट दिया क्या है वो तो पहचान लो। तुम वो ही नहीं पहचान पा रहे तो प्रकृति तुम पे हंसती है। तो प्रकृति को बाद में रियलाइज होता है यार इनको क्यों ही, ठीक है चलो पैदा हो गए सो हो गए, ठीक नेचुरल। लेकिन मूर्खता अपनी है। प्रकृति ने तो अपने को बहुत कुछ दे के दिया है भाई, हम पहचान नहीं पा रहे। प्रॉब्लम वहां है ये चीज। शायद छोटे छोटे बच्चे जो इंडियंस जैसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पहचान पा रहे हैं, मे बी अच्छा रिजल्ट इसी वजह से दे रहे हैं। हाँ सिंपल। और हम कहते हैं बेटा आपको ये 3 ही काम करने हैं, ये 3 काम नहीं करने। वो कहते हैं ठीक है सर, वो 3 ही वो वही काम करते हैं जो उनमें टैलेंट है, और रिजल्ट उनका जो 3 साल में आना था वो 3 महीने में निकाल देते हैं। लो सर, तो उनके लिए कंपटीशन रहा कहाँ? लोग कहते हैं सर मार्केट में बहुत कंपटीशन है, पब्लिक होगी और होगी। अरे मैंने कहा कि अगर तुम्हें टैलेंट है किसी एरिया का, कंपटीशन है ही नहीं भाई। आप चले जाओ बाजार चले जाओ, मैं कहता हूं आपको प्लम्बर बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा। डॉक्टर बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा यार। टीचर बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन आपको एक अच्छा जेन्युइन टीचर नहीं मिलेगा। पॉडकास्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन यार एक अच्छा जेन्युइन पॉडकास्टर नहीं मिलेगा। एक्टर बहुत मिल जाएंगे लेकिन एक अच्छा ऐसा एक्टर जो कि प्रॉफिट निकाल करके दे, उस फिल्म को हिट बना दे, वो नहीं मिलेगा। दैट इज वाई तो टॉप एक्टरों की गिनती बहुत कम है, वरना एक्टिंग करने वाले तो बहुत हैं। एक्टर्स पे मत जाओ, अच्छे एक्टर। क्या अच्छे एक्टर बनने का टैलेंट है या एवरेज एक्टर का? एवरेज एक्टर बनने का टैलेंट है आप में। देखिए टैलेंट का भी बात होता है, टैलेंट भी ऐसे होता है। टॉप टैलेंट क्या है, एवरेज टैलेंट क्या है, लोअर टैलेंट क्या है। कई बार आदमी क्या करता है, इस लोअर टैलेंट को अपना टैलेंट मान लेता है, या कई बार वो एवरेज टैलेंट को अपना टैलेंट मान लेता है। मेरा बच्चा तो इस चीज में बहुत अच्छा कर रहा है, शुरुआत से करता आ रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, वहां पर भी गया वहां पर भी गया, लेकिन उसको ये नहीं पता ये उसका एवरेज टैलेंट है। अभी टॉप टैलेंट तो बाकी बड़ा है। और जैसे ही वो बच्चा स्कूल लेवल से इंटर स्कूल पे आएगा, इंटर स्कूल से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, और जैसे वो स्टेट लेवल पे जाएगा उतने में पर कच्चे उड़ जाएंगे उससे। बोले उससे तो आगे वो निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो उसका एवरेज है यार। आप टॉप टैलेंट उसका दूसरा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खिलाएगा उसको, उसको तो टच ही नहीं करा आपने। पेरेंट्स को नहीं पता, मैं कह रहा हूं पेरेंट्स को नहीं पता है। पेरेंट्स मेरा पॉडकास्ट सुनेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को चलाना कैसे, उस प्रोडक्ट के फीचर क्या है। आप कार चला रहे हो, आपको पता है आपकी कार इलेक्ट्रिक है या नॉन इलेक्ट्रिक है, आपकी कार सेल्फ स्टार्ट है नॉट सेल्फ स्टार्ट है, चाबी लगेगी नहीं लगेगी, पुश बटन है नहीं है, इसका पीछे का गियर कैसे लगेगा, सब आपको पता है। और आपको पता है कैसे चलती है और आप चलाते हो। लेकिन आपका बच्चा है, उस बच्चे के बारे में आपको पता ही नहीं है। प्रोडक्ट तो आपका है, लेकिन अगर मैं उससे आपसे सिंपल सवाल कर दूं, सर आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है थोड़ा सा बता दो, क्रिएटिविटी क्वेश्चन है कितना थोड़ा सा बता दो सर, आईक्यू ज्यादा है या क्रिएटिव ज्यादा है वही बता दो, ताकि मैं उस हिसाब से इसको, सर मेरे को तो नहीं पता, जबकि प्रोडक्ट आपका है। ये अज्ञानता हमारे पेरेंट्स में है, और इसी अज्ञानता का शिकार बन रहे हैं हमारे बच्चे, जिसको आप चाहे सुसाइड कह दो, गलत रास्ता पकड़ना कह दो, भटकाव कह दो। बच्चे छोटी छोटी उम्र में ड्रग्स ले रहे हैं। आप मेट्रो सिटीज में जाके देखो क्या क्या हाल है। वो हाल इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ इल। पेरेंट्स कहते थे हमने सर एमए बीएड करा है, अरे क्या एमए बीएड करा है, हमने पीएचडी करी है, क्या पीएचडी करी है। मैं कहता हूं आपने कुछ नहीं करा जब तक आपने अपने प्रोडक्ट को पहचाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। आप गलत कर रहे हैं पेरेंट्स बच्चों के साथ। जब तक आप उस लेवल पे नहीं आ जाएंगे, अपने आप को इस लेवल पे ट्रेंड ना कर दें कि हमारा होने वाले बच्चे को हम पूर्ण रूप से जान लेंगे, समझ लेंगे, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप ये डिसीजन ही मत लो कि धरती पे कोई बेचारा बच्चा है आपके सहयोग से। क्योंकि धरती के ऊपर ऑलरेडी इतने लोग हो चुके हैं कि धरती इतने, अभी मैंने एक सर्वे की रिपोर्ट देखी थी उसमें कि धरती पे इतने इंसान हो गए हैं कि उनका बोझ ये धरती सहन ही नहीं कर पा रही है। इतने इंसान हो चुके हैं इस धरती पे, सैचुरेट हो गई है धरती। इसलिए धरती अपना, प्रकृति अपना सामंजस्य जुगाड़ लगा रही है ताकि वो बैलेंस करे, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर के रूप में करे, बाढ़ के रूप में करे, ज्वालामुखी के रूप में करे, ज्यादा बादल फटने के रूप में करे, कैसे ही करे, वो अपने को बैलेंस करे। फिजिक्स है भाई, सब फिजिक्स है, सब विज्ञान है। सर जो ऐसे कौन से फूड है जो अपनी ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं?
फूड काफ़ी मतलब अच्छे हैं, बात पूछी आपने। कुछ नॉन वेजिटेरियन में भी कुछ लोग होते हैं, उनके लिए फ़िश काफ़ी अच्छा रहता है। नॉन वेजिटेरियन में अगर हम मतलब वेजिटेरियंस की अगर हम बात करें तो अखरोट बहुत अच्छा है। हर बच्चे को सुबह अखरोट खाना चाहिए, लेकिन अखरोट डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। रात को उसको पानी में भिगो के छोड़ दो, सुबह खा लो। 4 बादाम एक बच्चे को हमेशा देने ही चाहिए। रात को आप भिगो के छोड़ दें, फिर आप लें। अलसी का यूज़ करा सकते हैं बच्चे को, खाना खाने के बाद में 1 चम्मच अलसी के दाने, रोस्टेड अलसी होती है, फ्लैक्स बोलते हैं उसको, तो फ्लैक्स सीड आप उसको दे सकते हैं। तो इनमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है, और दिमाग का जो फूड है वो ओमेगा 3 है। ये अगर आप अपने बच्चे को नहीं दोगे तो दिमाग उस लेवल पे एक्टिव नहीं रह पाएगा, रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो दिमाग को जो भोजन चाहिए वो यही ढूंढता रहता है, ओमेगा 3 बॉडी में कहाँ पर आया है, वो मेरे को भेज दो भाई। अब ओमेगा 3 डाला नहीं है तो वो कहता है ठीक है यार बैठिए, कैसे जैसे काम चल रहा है। वो सप्लीमेंट के जरिए ले सकता है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह हो सके। हाँ, अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, मान लीजिए कि फ्लैक्स सीड आपके मिल ही नहीं रहे हैं, तो फ्लैक्स सीड का ऑयल भी आता है, फिश ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं तो कहूँगा नेचुरल तरीके से अगर आप इसको लें, जैसे फ्लैक्स सीड की आप एक एक चम्मच ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। आप अखरोट और बादाम जो है सुबह शाम बच्चों को दे सकते हैं, तो वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि बच्चे के ब्रेन की अगर आप प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 10 मिनट जो है बच्चे को पर डे दौड़ लगवाओ, 10 मिनट। उससे ब्रेन एक्टिवेट होगा बहुत। सिर्फ 10 मिनट नॉन स्टॉप दौड़ लगवाओ। बहुत ज्यादा तेज नहीं लगवाना, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं कराना, जॉगिंग जिसको कहते हैं। 10 मिनट तक जॉगिंग कराओ, केवल 10 मिनट तक, और कुछ कराओ या मत करो। ये फूड दे दो उसको, कुछ एक ब्रेन एक्सरसाइज है वो करवा लो, और रात को सोते समय साउंड थेरेपी लगा दो। ये एनफ है उस बच्चे के लिए। उसको वो ये लगातार उसके रूटीन में अगर आ जाए तो वो 90 साल, 80 साल, 70 साल का भी बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसका ब्रेन तब भी 12, 13, 14 साल के बच्चे जैसा। वो जो बच्चे होते हैं सर, वो कितनी एज के बच्चे को लगाई साउंड थेरेपी? आप शुरू कर सकते हैं अगर आपका बच्चा लगभग 5 साल से ऊपर है, अच्छा 6 साल से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ऊपर में आप जो है 14 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जैसे ही वो 14 से ऊपर चला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग हो जाती है, जो कि वो यूज़ करेंगे तो वो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं, बट 5 साल से नीचे के बच्चे को साउंड थेरेपी नहीं देनी चाहिए। नहीं देने, वो नुकसान पहुंचा सकते उसके लिए साउंड थेरेपी अलग होती हैं, और वो साउंड थेरेपी तब होती है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो 9 महीने की, हर महीने की अलग अलग साउंड थेरेपी होती है। जिस समय उसका दिमाग बन रहा होता है, न्यूरॉन, तो वो साउंड थेरेपी उसके मदर को दी जाती हैं। एक एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में भी कि जो छोटे बच्चे होते है। हैं, वो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं है ना, काफी। और काफी बच्चे हैं ना छोटे सी एज में, वो शायद वो 8 मंथ का हो या 1 ईयर का या उससे भी छोटा हो, वो बड़े एक्टिवेट होते हैं। उसका क्या रीजन है सर? उसके रीजन देखिए, अच्छा, आपका सवाल ये है कि कुछ बच्चे बड़े ही वो एक्टिवेट से होते हैं, एक्टिव रहते हैं। चंचल हाँ 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 चंचल वाले, हाँ जो हाँ। चंचल प्रकृति वाले जो बच्चे होते हैं और होते हैं, उनका क्या होता है सर, देखिए उसमें उनमें दो चीजें होती हैं। एक तो उनका जो ओसिपिटल लोब का जो न्यूरॉन्स है वो एक तो बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी पकड़े हुए होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट होती है। प्रकृति से उन बच्चों को जुड़ाव होता है, जानवरों से उन बच्चों को जुड़ाव होता है, पेट्स को पालने में उन बच्चों को जुड़ाव होता है। प्लस उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है, जैसे 2G 3G 4G 5G, तो 5G नेटवर्क की स्पीड बहुत ज्यादा है। उस बच्चे के ब्रेन में इनबिल्ट 5G है, और कुछ बच्चों के ब्रेन में इनबिल्ट 2G है। अब आप 2G वाले बच्चे को देख रहे हो, इधर 5G वाले को देख रहे हो, तो 2G वाले को देख रहे हो, यार ये बच्चा तो भाई मतलब कुछ कर ही नहीं रहा, उसको देखो कैसे कर रहा है। हाँ। तो इनबिल्ट प्रोसेसर जो है वो 5G का है भाई, और उसके लिए हम 80 डिग्री चेक करते हैं, एक्सियल ट्राई डेल्टा एंगल बोलते हैं उसको। वो अगर उस किसी बच्चे का 35 से नीचे, तो वो बच्चा माना जाता है वो 5G नेटवर्क वाला है, और किसी का अगर 45 से ऊपर है, 45 डिग्री से ऊपर है, तो वो 2G या 3G कैटेगरी में होता है। अच्छा। और अगर 55 डिग्री से ऊपर है किसी का, तो वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, वो स्पेशल चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं। जो स्पेशल चाइल्ड की जो स्कूल्स होती हैं उनमें 55 डिग्री से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं ATD वाले, उनको उसमें नहीं डालना उचित रहता है। उनको स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाना पड़ता है, उनको बैठ करके खाना खिलाना पड़ता है, वो खुद से नहीं कर पाते। और जिनका 35 से नीचे रहता है वो कम उम्र के अंदर ही वो काम कर जाते हैं जो बड़े नहीं कर पाते। और ऐसे बच्चे आपको एथलेटिक्स में बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको एथलीट में उनके अंदर बहुत कमाल कर जाते हैं वो बच्चे। आप चाइना जापान जैसे कंट्री को देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 6 साल 7 साल के, वो बॉक्सिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जिम्नास्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो फ्लिपर इतना गजब कर देते हैं।
और वो ये वही बच्चे हैं जिनका डिग्री 35 डिग्री से कम है और जिनका ऑब्जर्वेशन न्यूरॉन्स का ऑसिपिटल लोब में 10 12 13 14 15% तक न्यूरॉन्स इकट्ठे पड़े हैं। उन दोनों का कॉम्बो मिला करके वो बच्चा कर रहा है। एक बच्चे का जो डिग्री लेवल है वो कितना होना 80 चाहिए? डिग्री लेवल होना चाहिए 30 से लेकर के 45 के बीच, अच्छा। वो उचित है। 45 से जितना ऊपर चलता जाएगा आपके ब्रेन को, प्रोसेसर को स्लो करता जाएगा, स्लो 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 स्लो, हैंग भी करेगा कई बार, कंफ्यूजन स्टेट में डालेगा कई बार। और अगर वो 35 34 33 32 30 है, आपके ब्रेन की प्रोसेस स्पीड बहुत तेज रखेगा वो सामने वाले टीचर को कहेगा सर और बताओ जल्दी, समझ गया मैं, और बताओ आगे बताओ, और बताओ, बस यही चीज है क्या, कल यही तो सिखाई थी आपने सर, आज कर लेंगे हम ये नया टॉपिक, कुछ नहीं, और बताओ आप, और बताओ और बताओ। वो फटाफट जा रहा है, वो एकदम फास्ट जा रहा है, फास्ट प्रोसेस स्पीड कर रहा है। तो इसीलिए जो क्लास होती है उस क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे हैं तो 2-3 बच्चे आप कई बार देखना वो टीचर से भी ज्यादा फास्ट चलते हैं। वो टीचर जो आज पढ़ाएगा वो खुद पढ़ा के आए हैं, सारा सॉल्व करके वो बैठे हैं, बस वो ये ढूंढ रहे हैं कि कुछ नया क्या दे रहे हैं। और जबकि जिनकी डिग्री हाई है वो बैठ करके सोच रहे हैं हाँ सर पढ़ाएंगे, अब नोटबुक निकलवाएंगे, अब हम निकालेंगे, अब हम पढ़ेंगे। फिर और ही जिनकी स्लो है वो काम भी करके नहीं लाते हैं, फिर टीचर बेचारा वो करता है तुम क्यों नहीं करके लाए तुम ये, अरे भैया प्रोसेसिंग स्पीड कम है भाई, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग स्पीड तुम लोग काम करोगे, 80 डिग्री काम करोगे तब जाकर के बैलेंस बैठेगा। तभी तो बेचारा टीचर अपने प्रोफेशन से खुश नहीं होता, क्योंकि उसको बैलेंसिंग करना वो मुश्किल आ रही है कि वो इन बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ाए या उन बच्चों पे करते हुए पढ़ाए। इन बच्चों पे अगर वो फोकस नहीं करेगा, जैसे कई टीचर है वो बेचारे डेमो देने के लिए आते हैं, मैं कई बार मेरे जो स्कूल डायरेक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे कई स्कूलों में प्रोजेक्ट चलते हैं तो मैं उनके साथ बैठता हूँ। तो पता है आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि 11th और 12th क्लास के अंदर जो बच्चे, जो टीचर्स आते हैं, पीजीटी फैकल्टी आती हैं, उन पीजीटी फैकल्टी को सेलेक्ट कौन कर रहा है, बच्चे। टीचर गया, टीचर को बोला कि ये टीचर नए हैं, आज आपको ये डेमो देंगे, डेमो दे दिया टीचर ने। उसके बाद उसी क्लास में से 2-4 बच्चों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है हाँ बेटा कैसे लगे टीचर। अगर वो बच्चे कह देते हैं सर बहुत बढ़िया है और है, तब तो उनको नौकरी मिल जाती है बेचारे सर को। वो कहते हैं नहीं सर मजा नहीं आया सर ये वो, तो वो स्कूल कह देती है सर हम आपको नहीं रख सकते, सॉरी आपसे, उसकी नौकरी नहीं लगी। उसकी नौकरी लगाने के लिए बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी बच्चे जज कर रहे हैं उस टीचर को कि उसको कितना नॉलेज है कितना नहीं है। अब यहां पे टीचर ड्युअलिटी में आ गया। कैसे? टीचर बेचारे ने सोचा कि यार जो बच्चे स्लो लर्नर हैं उनको भी मेरे डेटा समझ में आ जाए, मैं उस हिसाब से पढ़ा, सिंपल सी बात। जो बच्चों का प्रोसेसर स्पीड तेज है वो कहते हैं यार ये तो अगर ऐसे ऐसे पढ़ाएगा, स्लो स्लो करके पढ़ाएगा और पढ़ाएगा तब तो हो गया हमारा सिलेबस, तब तो हमने सीख लिए फाउंडेशन, तब तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे टाइमली। वो जाकर के वहां कह देते हैं, टीचर की गलती नहीं बेचारे, और बुलाते भी उनको ही, और बुलाते भी वो उनको है, बुलाते भी वो उनको है सर, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। अच्छा, अगर कोई टीचर है वो सिर्फ इंटेलिजेंट या फिर जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, जो कैच बहुत फटाफट करते हैं, उसके हिसाब से अगर पढ़ा रहा है तो वो 3-4 बच्चे तो यस बोल देंगे। ये भी होता है, जिन 3-4 को बुलाएंगे वो कह देंगे सर बहुत अच्छे टीचर है आप रख लो, रख लिया। सर 1 साल बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसी क्लास में से 15 बच्चे फेल भी निकलेंगे। कारण ये है कि वो जो टीचर है वो फोकस कर रहा है जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है, उस स्पीड से चल रहा है वो, और जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है वो बेचारे उस स्पीड को पकड़ ही नहीं पा रहे। इसकी वजह से वो टीचर जो उस समय पर्टिकुलर लेवल पे सही था, 1 साल बाद वो गलत हो जाता है। तो यहां पे ड्यूअलिटी यही तो आती है, हम समझ नहीं पा रहे एक इंसान को तो ये जो ब्रेन मैपिंग जो रिपोर्ट आती है उसमें सब चीजें आती है उसमें यार, हम लोग मुझे जेन्युइनली अब समझ में आ रहा है कि सिस्टम चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। मार्केट। हाँ आज के पॉडकास्ट से मुझे यही चीज समझ में आ रहा है कि हाँ, कोई भी चीज बनी है ना, हाँ, वो सोच समझ के ही बनाई है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं चीज है। बहुत बड़े रीजन से सर, रिसर्चेस हुई हैं, वैज्ञानिक लगे हैं, दिमाग खपाए हैं लोगों ने। सर जो एक इंसान होता है, एक इंसान को न्यूरोसाइंस या ब्रेन मैपिंग के बारे में सबसे पहले क्या जानना चाहिए? ब्रेन की स्ट्रक्चर को जानना चाहिए, न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन को जानना चाहिए, बस वो एनफ है। अगर वो उतना जान लेते हैं तो फिर आगे की चीजें क्लियर हो जाती हैं आपकी। एक मैं जब रिसर्च कर रहा था तो आप पे एक वीडियो बना रखी थी, एक वीडियो ये बना रखी थी कि टीचर्स जो लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि बेटा ये याद करके लेके आना, हाँ, लेकिन वो जेन्युइनली ये नहीं बताते हैं कि बेटा किस तरीके से याद करके आना। तो मैं वो जानना चाहूंगा कि वो क्या था, कि टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि बेटा वो ये चीज याद करके लेके आना, लर्न करके लेके आना, तो उसके पीछे का राज जानना चाहूंगा। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं ये एक्चुअली क्या होता है हमारे स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर, आप चाहे पूरे इंडिया को ही ले लें तो उसके अंदर क्या है कि एक भाई एक पेरेंट्स क्या कर सकता है, अच्छी अच्छी स्कूल में बच्चे को डाल सकता है, महंगी से महंगी स्कूल में डाल सकता है, बच्चा स्कूल चला जाएगा, पढ़ लेगा,
समझ लेगा, टीचर उसको पढ़ा देगा, चैप्टर समझा देगा, टॉपिक करा देगा, रिवाइज करा देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो बीच में जो काम आता है वो आता है उसको मेमोराइज करना। क्योंकि अब उसको एग्जाम में उतरना है बच्चे को। टीचर, पेरेंट्स अपना रोल प्ले कर चुका है, स्कूल में फीस भर दी, टीचर अपना रोल प्ले कर चुका है, उसने टॉपिक पढ़ा दिया, उसने और रोल प्ले कर दिया, रिवाइज करा दिया। नाउ इट्स टर्न टू द स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट की टर्न है और स्टूडेंट को एग्जाम में बैठना है, 3 घंटे अकेले युद्ध लड़ना है उस क्वेश्चन पेपर से। और उसके अंदर उसका कोई भी साथ नहीं देता है, ना माँ बाप साथ देते हैं, ना टीचर साथ देता है, कोई भी साथ नहीं देता है, ना दोस्त साथ देते हैं। उसको वो युद्ध अकेले लड़ना है 3 घंटे के लिए। अब वो जो युद्ध है वो किससे लड़ा जाएगा? उसके पास हथियार क्या है? उसके पास सिर्फ एक हथियार है, उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी। कि उसको याद जितना ज्यादा है वो उतना ही बढ़िया उस युद्ध को जीत पाएगा। अब ये याद करने की कला ना टीचर सिखा रहा है, ना पेरेंट सिखा रहा है। क्यों नहीं सिखा रहा? क्योंकि उनको भी नहीं आ रही है। उन्होंने भी वही रट्टाफिकेशन को लेकर के, और वो धीरे धीरे करके वो आगे की क्लास में बढ़ते गए, पीछे की क्लासों का भूलते गए, आगे की क्लास का बढ़ते गए, पीछे क्लासों का भूलते गए, एक एक डिग्री लेते गए, अपने फाइल में डालते गए फोल्डर में, और फोल्डर मोटा कर लिया बस। अब उसको याद कैसे करना है? जनरली एक बच्चा जो होता है वो लेफ्ट ब्रेन से ही पढ़ाई करता है, लेफ्ट ब्रेन से वो याद करने की कोशिश करता है। अब लेफ्ट ब्रेन जो है वो मैं आपको समझा देता हूं कि लेफ्ट ब्रेन के थ्रू आप जो भी चीजें पढ़ेंगे, याद करेंगे, वो टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे आपकी रैम और रोम 2 मेमोरी होती है मोबाइल में। मोबाइल खरीदते हैं, देखते हैं ना, ये सर ये 8 GB रैम है, 128 GB रोम है, या 256 GB है, या 512 है, यही देखते हैं। जो आपकी रैम होती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। अगर उसको परमानेंट में डालना है तो आपको उसको एक्स्ट्रा जाकर के सेव करना पड़ेगा, उस इमेज को या उस वीडियो को। तो जैसे ही आप उसके अंदर वो सेव करना चाहते हैं तो आप रोम में सेव कर रहे हैं, मतलब आपकी जो 128 GB मेमोरी है उसमें से वो डेटा सेव हो जाएगा जाकर के। जब तक वो 128 में सेव नहीं हुआ आपको वो फोटो दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे ही आपने वो सारे के सारे एप्लीकेशन हटा दिए, फोटो चली गई। वैसे ही लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में डेटा जो ट्रांसफरिंग करना है वो मेमोरी साइंस के थ्रू होता है। आपने जो पढ़ा है उसको लेफ्ट ब्रेन से नहीं पढ़ करके उसको अगर आप राइट ब्रेन से करते हो तो आप उसको मेमोरी साइंस कहते हो। और मेमोरी साइंस के थ्रू अगर बच्चा पढ़ना सीख जाए तो सर वो दुनिया का कोई सा भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, वो बच्चा 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा मेमोराइज कर देगा। और मेमोराइज करके उसको लॉन्ग टर्म में सेव कर लेगा। जब जरूरत होगी तो डेटा निकालेगा, पेपर पे लिखेगा, नंबर ले आएगा। सो ये बहुत बड़ा जो प्रेशर है बच्चों का वो हट जाता है इस मेमोरी साइंस से। और पेरेंट्स को मेमोरी साइंस का नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि पेरेंट्स को खुद को भी उनके स्कूलों में कभी सिखाई नहीं गई। तो मैं फिर कहूंगा, सिर्फ डिग्रियां ले लेने से आप एजुकेटेड नहीं है। दुनिया का कोई 0.00001% कोई आपके पास होगा। इसलिए ज्ञान के तौर पे किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान अथाह समंदर है, आपके हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, तब जाकर के भी आप पूरे नॉलेज को नहीं ले पाएंगे। सो नॉलेज लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा पेरेंट्स उतना ही बच्चे के लिए इजी होगा। तो पेरेंट्स को मेमोरी साइंस बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो पीटीएम में ढंग के नंबर देख पाएगा। अदरवाइज बड़ी स्कूलों में बड़ी फीस जमा करा के या बड़े ट्यूशन टीचर के पास भेज करके, मैं कह रहा हूँ अमेरिका भी भेज देना, उसको याद नहीं रहेगा, नंबर उसके कम नहीं आने। क्योंकि मेन जो टूल जो देना था आपके पास में, मैं आपको लैपटॉप दे देता हूं, मैंने कहा सर इस लैपटॉप को खोलो, मैं आपको कोई टूल नहीं दे रहा, बिना टूल खोलो। अरे सर कैसे खोलूंगा? लेकिन अगर मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर और सारा का सारा सब कुछ दे दिया, आप सर 10 मिनट में लैपटॉप खोल दोगे। तो वैसे ही मैं कहता हूं ये बुक आपको याद करनी है बिना टूल के, कैसे याद करेगा वो बच्चा? सर साइंस को, डायग्राम को याद करने की अलग टेक्निक है, डिक्शनरी को याद करने की अलग टेक्निक है, लॉन्ग आंसर को याद करने की अलग टेक्निक है, हिस्ट्री की डेट्स को याद करने की अलग टेक्निक है। लेकिन वो टेक्निक क्या आपके बच्चे को आती है? पेरेंट्स कहेंगे जी हमें नहीं आती, हमारे बच्चे को कहां से आएगी? बस तो फिर ऐसी जनरेशन तैयार होगी। तो ये बड़े सीरियस मुद्दे हैं, इनके ऊपर अगर आप काम नहीं करोगे तो बच्चे तो स्ट्रेस में जाएंगे, 100% जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। और इसी का रीजन है सुसाइड केस। रीजन है बच्चे के लिए। हम कहते हैं कि सर बच्चे के ऊपर प्रेशर आ गया था, बच्चा याद नहीं कर पाया, या बच्चा उस स्टडी के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। वो प्रेशर कहां से आएगा? क्योंकि उसको बस मेमोराइज नहीं है। अगर उसको मेमोराइज हो जाए तो वो प्रेशर आएगा ही नहीं। वो आराम से पेपर अटेम्प्ट करेगा, करके आएगा, खुश रहेगा, घर पे आके बोलेगा अच्छा पेपर आया, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वो प्रेशर है ही नहीं। आपने बिना टूल और टेक्निक दिए, बिना कह दिया बेटा कार खोल, तो कैसे खोलेगा? वो तो पागल हो जाएगा, यार ये कार खुल ही नहीं रही, खुल ही नहीं रही, मैं तो कब से ये हाथों से कर रहा हूं, हाथों से कर रहा हूं। अरे हाथों से नहीं, स्क्रू ड्राइवर मशीनें सब दो, अब बोलो कार खोल, 2 घंटे में कार खोल के छोड़ देगा। अब बताओ प्रेशर किसको आएगा किसको नहीं आएगा? वो तो यार डिपेंड हम पे कर रहा है, गार्जियन हम है।
और हम कर क्या रहे हैं, हमारे खुद को नॉलेज नहीं है। दैट इज फैक्ट। फैक्ट है। क्या टूल्स हैं बच्चे को शार्प लर्नर बनाने के लिए? टूल्स हैं सर, इसमें मेमोरी साइंस की पूरी टेक्निक्स आती हैं, और वो जो टेक्निक्स हैं उसके थ्रू बच्चा जो है बहुत सारे जैसे लॉन्ग लिस्ट होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा होते हैं, जिन डेटा को उसने कभी देखा ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन ही करना नहीं आता, उस डेटा को भी वो बड़ी आसानी से, और ये जो टेक्निक्स होती हैं इनको मेमोरी टेक्निक्स बोलते हैं, मेमोरी साइंस बोलते हैं। और ये जो मेमोरी टेक्निक्स हैं ये कम्प्लीटली साइंटिफिक है, जो कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी रीवायरिंग करके बनाई हुई टेक्निक्स होती हैं, जिनकी बच्चा जब प्रैक्टिस करना शुरू करता है, तो वो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में अगर फुल प्रैक्टिस करता है तो वो लगभग एक अच्छे लेवल का एक्सपर्ट बन जाता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी डेटा को बड़े आराम से खुशी खुशी, टीचर जब पढ़ाता है तो वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ अब ये दूसरे बच्चों के लिए तो है डिफिकल्ट, और वो बच्चा लगा रहा होता है मेमोरी टेक्निक का, इसमें ये वाली टेक्निक लगानी है और मेरे को याद करना है, चलो खत्म बस। ये जो मेमोरी टेक्निक है वो सब जगह लागू होती है, एवरी चैप्टर, एवरी हाँ कॉन्सेप्ट हाँ हाँ सब? हाँ हाँ, सबके लिए, जैसे साइंस के लिए कुछ अलग है, फिजिक्स के लिए फॉर्मूला के लिए अलग है, केमिस्ट्री फॉर्मूला के लिए अलग है, और अगर हम बात करें पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, उनके लिए अलग अलग होती हैं। तो वो सर्टेन फिक्स हैं, वो फिक्स हैं, वो पहले से भी चली आ रही है, वो पहले से भी चली आ रही है, और जितने भी मतलब स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं और होते हैं वो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सीख करके रखते हैं, और वो सीख करके अपना आगे बढ़ाते रहते हैं, बट वो शेयर नहीं करते ना यार, क्योंकि आप अगर चीज़ें शेयर कर देंगे तो आप अपने कंप्यूटर खड़े कर रहे हो, बच्चों के साथ में ये दिक्कत है। और जितनी ज्यादा अज्ञानी आपकी जनता होगी, आपका राजा बनना उतना ही आसान है। एक्चुअल में काफ़ी स्टूडेंट्स या काफ़ी जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे का टैलेंट नहीं देख पाते हैं, वो कैसे देखें अपने बच्चे का जो टैलेंट है उसको कैसे पहचानें? उसको साइंटिफिक वे में जाना चाहिए, उनको वैज्ञानिक तरीके से जाएं। एक तो होता है अनुमान लगाना, बहुत सारे पेरेंट्स अनुमान लगाते हैं कि सर हमने अनुमान लगाया ये बच्चा ऐसे से है। हो सकता है आपका अनुमान सही भी हो सकता है आपका अनुमान गलत भी हो। इसका मतलब आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में तीर चला रहे हैं तो सर आप जुआ खेल रहे हैं। आप जुआ खेल रहे हैं बच्चे के लिए भी, आप जुआ खेल रहे हैं खुद के लिए भी। अगर आपने सोच लिया कि सर मेरा बच्चा आईएएस बन सकता है, हमने अनुमान लगाया है कि ये एकेडमिक्स में ये कर रहा है और ये कर पाएगा, अनुमान लगाया हमने इसको हम तैयारी करा रहे हैं। अब उस बच्चे को आईएएस की आप 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी करा रहे हो, उस बच्चे के टाइम का जुआ खेल रहे हो, आप अपने पैसे का जुआ खेल रहे हो, आप उस बच्चे की और खुद की जो इमेज बनाई हुई सोसाइटी में उसका जुआ खेल रहे हो। क्या पता वो जुआ सही निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उस जुए के साथ ना जाकर के आपको वैज्ञानिक तरीके से जाना चाहिए, और वैज्ञानिक तरीके में जो टेक्नोलॉजी पुरानी है, जो 50 साल से पीछे से चली आ रही है, जो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज यूज कर रही हैं, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पेरेंट्स बड़ा इजीली अपने बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई करा सकता है, जिसमें ब्रेन मैपिंग एक अच्छा सॉल्यूशन उनको मिल सकता है। जो बच्चे की मेमोरी होती है या कोई भी पेरेंट्स अपनी मेमोरी के ऊपर बात करे तो उसको ट्रेन कैसे करें? मेमोरी अगर नहीं करेंगे हाँ, तो क्या? अरे यार मेमोरी को आप ट्रेंड नहीं करोगे तो बहुत बड़े नुकसान है, बहुत बड़े नुकसान है। जो कि मैंने कहा, एक बच्चा मेमोरी को ट्रेंड नहीं करेंगे, एक बच्चा पढ़ाई को लेकर के तो स्ट्रेस में हमेशा ही रहेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो देगा लाइफ में, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसकी आ रही हैं, उसका ब्रेन बेचारे का बहुत अच्छा है लेकिन वो मेमोराइज नहीं कर पा रहा है, वो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएगा, वो डिसअपॉइंटमेंट में ज़्यादा रहेगा। पेरेंट्स के बहुत सारी हार्ड एंड मनी बेकार चली जाती है। बच्चे को आप लंदन भेज के पढ़ाई करा रहे हैं, कहीं और भेज के पढ़, जब लंदन लंदन से पढ़ के आया है उसको मेमोराइज ही नहीं है, वो इंडिया में आके क्या इम्प्लीमेंट करेगा, बताओ मुझे। तो मेमोरी तो सब कुछ है, मेमोरी सब कुछ है। अब पूछो क्यों है, क्यों है? आज आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आप गूगल यूज कर रहे हो, आप जेमिनी यूज कर रहे हो, आप गूगल का जो नया फीचर है बनाना, आप वो यूज कर रहे हो। उसके लिए बड़े बड़े सर्वर, मेमोरी सेंटर उन्होंने यूएसए में लगा रखे हैं, उस चीज का वो पैसा लेते हैं कि आपने जो फेसबुक पे जितनी भी रील्स डाली हैं, इंस्टा पे जितनी रील डाली हैं, चैट जीपीटी से जो जो आपने डेटा पूछा है, वो डेटा सेव है कहां पे? आपके मोबाइल में नहीं है, वो वहां सर्वर पे सेव है। मोबाइल तोड़ के फेंक दो और आप अपना नया मोबाइल लो, उस पर सिर्फ आईडी डालो आप, वो डायरेक्ट होगा, वो जो आपका जो डेटा था वो डायरेक्ट उसी पे आ जाता है। वो कहां से आया? उस आईडी के अंदर थोड़े घुसा हुआ है, उस आईडी में कौन सी कोई चिप लगी हुई है? कुछ नहीं लगी हुई। आईडी इज ए जस्ट ए एड्रेस, वो एड्रेस उस सर्वर से जैसे ही लिंक हो गया, आपकी मेमोरी वापस आ गई, आपको याद आ गया, हाँ हाँ 10 दिन पहले मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा था, हाँ 15 दिन पहले ये पूछा था, हाँ हाँ ये करा था, मेमोरी वापस आ गई आपने। मेन गेम मेमोरी का है बॉस। अगर आपको कुछ याद नहीं है, मेमोरी लॉस हो, आप अपनी पत्नी को भूल जाओगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे, गर्लफ्रेंड भी कहेगी यार इसकी मेमोरी तो है नहीं, अब मैं क्या करूंगी इसको रख करके, छोड़ो, खत्म।
अरे भैया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में ये भी देखा जाता है कि इसको मेरी डेट ऑफ बर्थ याद है या नहीं है, मेरा बर्थडे याद है या नहीं है। समझ रहे हैं ना? पार्ट ऑफ आप रिलेशनशिप। कह रहे हो मेमोरी का नुकसान, मैं कहता हूँ रिश्ते टूट रहे हैं मेमोरी के नुकसान ना। बोले यार आपको याद ही नहीं रहता मेरा जन्मदिन कब आता है, तो इसका मतलब आपकी मेरी जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं है, वरना आपको याद रहना चाहिए। मेमोरी की बहुत बड़ी वैल्यू है। आप अगर लोगों के चेहरे याद रख पा रहे हो, नाम याद रख पा रहे हो और उस नाम से उनको पुकार रहे हो कि मैं आपसे 6 महीने पहले मिला था लेकिन मुझे आज भी आपका नाम याद है, आप उसके लिए स्पेशल हो गए सर। मेमोरी बहुत सिर्फ बच्चों के लिए काम नहीं कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बड़ी मेमोरी काम करती है, जो कि हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते हैं तो बताते हैं। आपका क्लाइंट आपसे 6 महीने बाद मिला और आपने कह दिया वर्मा जी क्या हाल चाल है, वो मिल गए और यार इसको याद है। मुकेश जी क्या हाल चाल है, और यार इसको याद है। हाँ सर, नाम याद क्यों नहीं रहेगा, आप तो हमारे प्रिय हैं। अब नाम याद नहीं रहे, आप उसको कहते हैं सर नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं भूल रहा हूँ, और है तो सामने वाला ही सोच लेता है कि यार इसका मतलब मैं इसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं हूँ यार, क्योंकि इसकी मेमोरी में मैं हुई नहीं एक्चुअली। वो तो ठीक है मैं सामने आ गया इसलिए ऐसी बात हुई, सो इग्नोर्ड फील करता है, वो आपको परमानेंट ग्राहक कैसे बन गया। तो मेमोरी का स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आज एलन मस्क है, वो अपना काम कर रहा है, मोदी अपना काम कर रहा है, ट्रम्प अपना काम कर रहा है, अगर वो भूलते जाएं, अगर उनकी मेमोरी उस लेवल पे काम ही ना करे, तब तो बना लिए फिर स्पेसएक्स, बन गई फिर टेस्ला। नहीं, मेमोरी एवरीथिंग, मेमोरी ही सबसे बड़ा। अब इस ये जो इतना डेटा है इसको मेमोराइज रखने के लिए बड़े बड़े सर्वर्स बनाए जा रहे हैं, इन पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। अगर ये सर्वर ना बनाने पड़े तो फिर तो चैट जीपीटी को खर्चा ही नहीं, फ्री है फिर तो। खर्चा ही इसी चीज बात का है कि आपके डेटा को हम स्टोर करके दे रहे हैं आपको। गूगल जीमेल पे जाते हो तो 15 GB का जीमेल आपको मिलता है, वो फुल हो जाता है बाद में। गूगल क्या कहता है 1 TB का ले लो इतने में पर मंथ में, ये ले लो इतने में। कारण क्या है, क्योंकि वो बोला है कि भाई मैं आपको दे तो दूंगा बट मेरे को वहां सर्वर बनाना पड़ता है, इसलिए महीने के पैसे लेने पड़ते हैं। भाई सर्वर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो तो पैसा लगेगा, तो वो मैं उस बात के पैसे ले रहा हूँ तुमसे, तुम्हारा ही डेटा सेव कर रहा हूँ ताकि तुम कभी भूल जाओ तो इस पे आ जाओ, वापस देख लो, तुम्हारा डेटा निकाल लो। ये मेमोरी का है। इंसान की लाइफ में डिवोर्स क्यों होते हैं? डिवोर्स क्यों होते हैं, बहुत बड़ा और अच्छा सवाल आपने पूछा। मिसमैच कॉम्बिनेशन जहां भी बनेंगे डिवोर्स होगा। डिवोर्स सिर्फ आप पति पत्नी का नाम नहीं, आजकल बाप बेटे का भी डिवोर्स हो रहा है, भाई बहन का हो रहा है, भाई भाई का हो रहा है, टीचर स्टूडेंट का डिवोर्स हो रहा है। मिसमैच कॉम्बिनेशन जहां भी आ गया डिवोर्स कर देते हैं। मैं कहता हूं गाड़ी का और ऑनर का भी डिवोर्स हो रहा है। आपने गाड़ी इमोशन में आके ले ली, आज साल भर बाद आप उसी गाड़ी को बेचने जा रहे हो। वो गाड़ी बेटी बेटी सोच रही है यार कितने प्यार से मुझे लाया था, कितने प्यार से मेरा पूजन किया था, कितने प्यार से मेरे को माला पहनाई थी, है? आज मुझे ही बेचने जा रहा है। क्योंकि उस ऑनर को ये रियलाइज हो गया कि ये गाड़ी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है, ये मिसमैच हो गई यार, ये तो भावनाओं में मैंने ले ली मेरे दोस्त के कहने पर, डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स सर हर जगह हो रहा है। डिवोर्स सरकार का और जनता का भी होता है। जनता भी भावनाओं में बह करके एक बार वोट दे देती है, सरकार को ले आती है, बाद में 5 साल में उसको रियलाइज होता है यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला, तो वो फिर डिवोर्स ले लेती है, वो सरकार से नई सरकार को ले आती है। अभी समझ रहे हैं आप, मिसमैच कॉम्बिनेशन जहां भी होगा डिवोर्स तय है। और वो मिसमैच कॉम्बिनेशन, डिवोर्स को कम करने का तरीका क्या हो सकता है? मैचिंग करें आप मैचिंग करें। आप अगर मैं हमारे सिस्टम के हिसाब से बात करूं तो आप ब्रेन के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, लोब्स होते हैं, उसके हिसाब से मैचिंग करें। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर मैनेजमेंट की उतना टैलेंट नहीं है लेकिन मेरी वाइफ में मैनेजमेंट का टैलेंट है, तो मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट आता नहीं, मैडम को मैनेजमेंट आता है, तो मेरा विषय उनका विषय नहीं और उनका विषय मेरा विषय नहीं, तो वो अच्छे से उसको मैनेज कर रही है। मेरा मैनेजमेंट का नहीं है तो मुझे एक पैर मैनेजमेंट से पीछे निकाल लेना चाहिए। मेरा फाइनेंस अच्छा है, मुझे सिर्फ फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहती। तो ब्रेन की कंपेटेबिलिटी चेक करें, क्योंकि इकोसिस्टम होता है। देखिए हर जगह पे इकोसिस्टम कैसे होता है कि आपको मेरी जरूरत है, मेरे को आपकी जरूरत है, तो अपन लॉन्ग टाइम जुड़े रहेंगे। ना आपको मेरी जरूरत ना मुझे आपकी जरूरत, तो डाइवोर्स तय है। क्योंकि जब मैं मैनेजमेंट में खुद ही मेरा अच्छा कर सकता हूं तो मुझे अच्छे मैनेजमेंट की वाइफ की जरूरत क्या है? अगर वो वाइफ जाती भी तो मुझे नुकसान क्या है? लेकिन अगर मेरे पास ऐसी वाइफ है जिसके पास में ऐसे गुण हैं जो मेरे अंदर नहीं है और मेरे अंदर ऐसे गुण हैं जो मेरी वाइफ में नहीं है, तो वो भी जाने से 100 बार पहले सोचेगी, मैं भी 100 बार पहले सोचूंगा यार उसको कि वो जाए,
इसलिए मैं उसको बैलेंस करके चलूंगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। अभी समझ रहे हैं आप? डेफिनेटली। आई नीड कि मेरे अंदर ये 10 क्वालिटी नहीं है, ये 10 क्वालिटी मेरी वाइफ में है। अगर ये चलेगी तो गड़बड़ हो सकता है। वाइफ सोचती है नहीं यार मेरे अंदर ये 10 क्वालिटी तो है, लेकिन ये मेरे अंदर ये 10 क्वालिटी नहीं है, अगर मैं चलेगी तो मैं फिर दिक्कत, ये उसमें है मेरे हस्बैंड, तो ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर समझ करके बैलेंस डिसीजन लेते हैं और वहां पे हल्के हल्के समझौते करके और उन चीजों को बढ़ाते नहीं है, उनको वहीं पर सॉर्ट आउट कर देते हैं, डाइवोर्स रुक जाता है। आपका इकोसिस्टम बन गया। आपको पैसे चाहिए थे, मुझे सर्विस चाहिए थी, काम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक वक्त ऐसा है कि मुझे ना सर्विस चाहिए और आप कहते हो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, तो फिर अपन बैठे कर क्या रहे, डाइवोर्स। ये इकोसिस्टम बनना जरूरी है, डाइवोर्स रुक जाएंगे, नहीं होगा डाइवोर्स। सर जो अभी माहौल बना हुआ मार्केट के अंदर, हर बच्चे की जुबान या हर एक अडल्ट की जुबान ये होती है, या हर एक पेरेंट्स की जुबान, जो एजुकेटेड पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री, वो लोग ये सोचते हैं कि लव मैरिज बेस्ट है। तो मैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में आपके क्या विचार है वो जानना चाहूँगा। देखिए, लव मैरिज भी अच्छी है और अरेंज मैरिज भी अच्छी है, अगर वो सही इंसान से हुई हुई हो। लव मैरिज बहुत अच्छी है, अरेंज मैरिज बहुत अच्छी है, दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने पार्टनर गलत पकड़ लिया, अगर लव मैरिज में भी पार्टनर गलत पकड़ लिया, तो लव मैरिज तुम्हारे लिए जहर है, नर्क है। और अगर अरेंज मैरिज में भी पार्टनर अगर गलत पकड़ लिया, तो वो जहर है और नर्क है। वो तुम्हें कब नीले ड्रम में बिठा दे पता नहीं लगेगा, कब सूटकेस में डाल दे, कुकर में डाल दे, पता नहीं लगेगा भाई। मैरिज एक सिस्टम बनाया हुआ है, और ये हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बना रखा है। मैं आपको सीधी सी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। भगवान राम का भी विवाह प्रेम विवाह हुआ था। लोग जो आज ये बात कहते हैं कि प्रेम विवाह गलत है, तो फिर तो भगवान राम और भगवान माता सीता गलत है। माता सीता ने जब भगवान राम को पहली दफा देखा था, जब वो मंदिर जा रही थी, तो देखते ही वो समझ गई थी कि ये तो साक्षात विष्णु है, क्योंकि माता सीता लक्ष्मी का रूप दिखाई गई है रामायण में। तो इसका मतलब तो फिर वो गलत है। लेकिन पार्टनर अगर आप सही सेलेक्ट कर लेते हैं तो अरेंज मैरिज भी सही है, लव मैरिज भी सही है। पार्टनर गलत सेलेक्ट कर लिया, और पार्टनर गलत और सही कब पता लगेगा, जब आप उस पार्टनर को वैज्ञानिक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो तरीके के डिसीजन होते हैं, एक लॉजिकल डिसीजन होता है, एक इमोशनल डिसीजन होता है। कभी भी इमोशनल डिसीजन अपने लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करने के लिए ना लें। यूज योर लॉजिकल ब्रेन, आफ्टर देन यू शुड डिसाइड इट। अगर आपने लॉजिक, क्योंकि भावनाओं में लिए गए 99% डिसीजन गलत होते हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। 1% डिसीजन हो सकता है सही हो जाए। लॉजिकली 99% सही होते हैं, 1% हो सकता है गलत हो जाए। कोई हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड तक लाइक ठीक है, लाइफ पार्टनर के लिए ठीक नहीं है, लॉजिकल डिसीजन है। तो कोई हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो लाइफ पार्टनर भी बेस्ट हो सकता है, वो लॉजिकली अगर आपने चेक कर लिया, आप गलत नहीं हो सकते। बट आपने लॉजिकली साइंटिफिकली ये चेक करना है। आप उसके लिए, जैसे हमारे पास में बहुत सारे कपल आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो भी आते हैं, जिनकी शादी हो गई वो भी आते हैं। तो हम दोनों की ब्रेन मैपिंग बना देते हैं, दोनों का हम ये चेक कर लेते हैं कि यार इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, ये किस तरीके से सोचता है, वो सारा का सारा हम चेक कर लेते हैं। फिर इधर वाइफ का चेक कर लेते हैं। फिर हम बैठ के समझाते हैं कि भाई ये ब्रेन कैसे फंक्शनैलिटी के साथ काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये घर में ज्यादा गुस्सा रहेगा या बाहर ज्यादा गुस्सा रहेगा, ये घर में ज्यादा डोमिनेंट रहेगा या बाहर रहेगा, ये सपोर्टिव नेचर का है या फिर ये सपोर्टिव नेचर का नहीं है, ये कंफ्यूज ज्यादा होगा या कंफ्यूज ज्यादा नहीं होगा, ये कॉपी ज्यादा करता है या कॉपी ज्यादा नहीं करता, इसको किसी मेंटरशिप की जरूरत है या विदाउट मेंटर भी चल सकता है, ये लीडरशिप अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता। वो सारा का सारा जब क्लियरिटी आ जाती है, तब उनको समझ आता है कि अच्छा ये आदमी इसलिए ये बिहेवियर तब करता है जब मैं ऐसा कहती हूं। तब वहां पे वो अपनी वो जो बाहर की जो एक्टिविटी करते हैं उसमें जैसे ही वो बदलाव करते हैं, वो बैलेंसिंग फिर करनी शुरू हो जाती है। कारण ये है, हस्बैंड ना अपनी वाइफ को एक्चुअली उस लेवल पे समझ पा रहा, ना हस्बैंड ना वाइफ हस्बैंड को समझ पा रही है। वो ना समझने की वजह से ही क्लैश हो रहे हैं। यानी कि आप अपने घर में परचेज करके एक बुलेट बाइक लेके आ गए और अब आप शिकायत कर रहे हो ये बाइक आवाज बहुत करती है। अब समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बुलेट बाइक लेके आए हो 1.5 लाख 2 लाख देकर के, बड़े प्यार से लेके आए, अब शिकायत कर रहे हो ये आवाज बहुत करती है, तेरे को बोला है तो आवाज मत किया कर। बुलेट बाइक बेचारी कह रही है भाई खरीदने से पहले सोचना था ना, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है यार, इसमें मेरी गलती नहीं है।
अब हस्बैंड कई बार शिकायत करते हैं, ये हमारी तो वाइफ है, वो इतना बोलती है, इतना करती है। वाइफ शिकायत करती है, हस्बैंड करते हैं, गुस्सा करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये जेनेटिकली उसको डोमिनेंसी नेचर में मिली है। अब हाउ टू डील विद डोमिनेंसी, अगर आपको वो आ गया तो डाइवोर्स के चांसेस ही नहीं है बॉस। और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, नहीं पता, नहीं ये पता। डाइवोर्स। उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी से पहले जो एजुकेशन लेनी चाहिए थी वो नहीं ली, हम्म, और शादी के बाद भी अपने पति को जानना या पत्नी को जानने का जो एजुकेशन लेनी थी वो भी नहीं ले रहे। वो बिना मतलब उन झमेलों में उलझ रहे हैं, वकीलों के झमेलों में उलझ रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। हाँ, थर्ड रीजन इसका और होता है, किसी थर्ड पर्सन के साथ में अफेयर हो जाना। वो अफेयर भी कब होता है, जब उनको ये फील होने लग जाता है कि हम गलत व्यक्ति के साथ में जुड़ गए, तब वो अफेयर में फिर थर्ड पर्सन एंट्री मारता है। जब आदमी को लगता है कि नहीं यार अपन गलत नहीं है, अपन एकदम सही है, तो वो फिर दूसरी गाड़ी कई दिनों तक नहीं खरीदता। सीधी सी बात है यार, बिल्कुल। समझ में आ गया क्या? आज मैंने वो गाड़ी ली, मैंने कहा मेरी गाड़ी बड़ी प्यारी है, अब चाहे कितनी भी नई गाड़ियां आ रही हो मेरे को वो लुभावनी लगेगी नहीं। मैंने कहा मेरी गाड़ी में सफिशिएंट है, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, मुझे चेंज नहीं करना। और कई बार मेरे से गलत डिसीजन हो जाता है कि यार ये गाड़ी गड़बड़ है, यार मैं तो इसको साल 6 महीने में लेकर के बेचूंगा, मैं तो इसको, मेरे को नहीं लेनी है यार, नहीं नहीं मेरे सेट नहीं हो रही यार, नहीं नहीं मेरे सेट नहीं हो रही, और मैं हकीकत में उसको बेच दूंगा साल 6 ये एस्ट्रोलॉजर यही करते हैं क्या? एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष जो है वो भी एक कंप्लीट विज्ञान है, और वो गणनाओं पे जो ग्रह जो होते हैं, ग्रह चाल होती है, उनकी गणनाओं पे आधारित होती है। तो वो उनकी मैथमेटिक्स का यूज करके वो प्रिडिक्शन करते हैं। अच्छा। प्रिडिक्शन अलग चीज है, और सच्चाई को जो वर्तमान में जो उपस्थित है उसको जानना अलग चीज है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये कर देगी कि आपकी शादी 2028 तक हो सकती है, 2030 तक आपके एक बच्चा हो सकता है, पहला बच्चा लड़की हो सकता है, ऐसे आपके घर बनने के जो योग हैं वो 2032 तक हैं। वो आपको प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणियां जिसको कहते हैं। विज्ञान भविष्यवाणी नहीं करती, विज्ञान तथ्यों को रखती। ये लड़का है, ये लड़की है, कंपेटेबिलिटी नहीं है तो नहीं है, डाइवोर्स के चांसेस वहां दिख जाएंगे आपको। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, कॉलेजियस आते हैं, मैं बताऊं आपको, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, और वो अपने ब्रेन मैपिंग बना लेते हैं, और उनसे मैं बताता हूं कि बेटा आपको शादी नहीं करनी चाहिए, दोस्त बने रहो, जिंदगी भर तक बने रहो, मैं मना नहीं करता। अगर शादी कर ली 6 महीने भी नहीं टिक पाओगे, पेवेलियन से बाहर हो जाओगे 100%। और अच्छा लिख के दे देता हूँ, क्लियर कट है, मैंने कहा मत करियो, सुखी रहना है। तो कुछ कॉम ऐसे आते हैं, मैं कहता हूँ आज नहीं कल नहीं, तुम आज ही कर लो यार शादी, इतने बढ़िया आपकी कॉम्पेटेबिलिटी बैठी है, इतनी शानदार। जो चीज इसके पास नहीं है वो इसके पास में है, जो इसके पास में नहीं है वो इसके पास में है। सपोर्टिव नेचर और सारा का सारा चेक करके, साइकोलॉजिकल फैक्ट चेक कर करके करो यार, क्या दिक्कत है, एकदम मजे करोगे लाइफ में। और एक बार कर ली तो तीसरे की तरफ देखोगे भी नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। और डैम श्योर होते हैं। वहां पे मैंने कोई भी एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करी, हम सिर्फ साइंस को यूज करते हैं। क्या बात है सर। जो ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन मैपिंग एंड मेमोरी साइंस, इनमें क्या डिफरेंस है? ब्रेन मैपिंग से तो आप अपने आईक्यू का पता कर सकते हैं, आपकी स्मार्टनेस किस में उसका पता कर सकते हैं, आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है जैसे वो आप कर सकते हैं, करियर सिलेक्शन करना है वो आप कर सकते हैं। और नंबर 2 में आ जाती है मेमोरी साइंस। मेमोरी साइंस में जो भी आप अपनी मेमोरी को इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी भी एज के हैं, आप मेमोरी साइंस से अपनी मेमोरी के स्टोरेज को ज़्यादा कर सकते हैं, याददाश्त बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली बहुत वो उपयोगी है। और नंबर 3 आपकी जो है ब्रेन डेवलपमेंट जो है, तो उसके लिए ये है कि अगर आप न्यूरॉन को तरोताज़ा एक्टिव रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे न्यूरॉन जो उम्र के साथ डेड होते जा रहे हैं वो डेड उस फ्रिक्वेंसी पे ना हो और वो जिंदा रहें, तो आप ब्रेन डेवलपमेंट जो थेरेपी है वो आप लाइफ लॉन्ग जारी रख सकते हैं। तो तीनों अलग अलग मॉड्यूल हैं। काफ़ी लोग और काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी यूथ और काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं, वो करते भी हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, आउटपुट नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता सर? अलाइनमेंट, एक ही जवाब है, अलाइनमेंट। अच्छा। आप मोटर मार्केट जाते होंगे तो वहां पे कुछ दुकानों पे लिखा होगा यहाँ पर कार का अलाइनमेंट किया जाता है। कार का अलाइनमेंट यानी उनके जो व्हील है उनको अलाइन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि उनका अलाइनमेंट ठीक है या नहीं। आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, आपका जो नेचर है वो बड़ा सॉफ्ट है, और आपका नेचर इस तरीके का है कि आपको अगर जोर से भी बोल दिया जाए तो आप घबरा जाएंगे। आप इंट्रोवर्ट हैं, और आप अगर मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, सर आप मेडिकल एमबीबीएस जरूर कर लेंगे, लेकिन आप उस प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और कुछ दिन बाद जब आप रियलाइज होगा कि मेरे पापा ने मुझे गलत एमबीबीएस करवा दी, हालांकि मैंने कर ली एमबीबीएस करवा दी, लेकिन मेरा मन नहीं करता हॉस्पिटल जाने का। वहां लोगों को खून में भरा हुआ देखेगा, बर्निंग वार्ड में जाने का, लेकिन वहां तो ड्यूटी लगा देते हैं, आपको जाना तो पड़ेगा। क्या करोगे आप क्या करेंगे?
तो वहां पर क्या है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, और आपका जो नेचर है, वो दोनों अलाइन ही नहीं है। नेचर अलग टाइप का, आप बड़े सॉफ्ट और वो है, और आप अगर डिफेंस में जा रहे हैं, आप पुलिस में जा रहे हैं, आप कैसे हैंडल करेंगे वहां? वहां तो बदमाश आते हैं, लुच्चे लफंगे आते हैं, उनको हैंडल एक बेचारा सॉफ्ट आदमी कैसे करेगा? जिसका नेचर स्टडी नेचर है, वो नहीं कर पाएगा। जिसका नेचर डोमिनेंट है, वो डिफेंस में जाए, वो पुलिस में जाए, वो बड़े अच्छी, वो पॉलिटिक्स में जाए, वो बहुत अच्छी तरीके से करेगा। लेकिन आपका नेचर ही स्टडी नेचर है। इन्फ्लुएंशियल नेचर वाले बच्चों को जाना चाहिए एक्टिंग में, उनको जाना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, उनको जाना चाहिए आर्ट इंडस्ट्री में। अब इन्फ्लुएंशियल वाला जा रहा है, बोले जी मैं तो पॉलिटिशियन बनूंगा। अब यहां पे देखो, मैं आपको डोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं कि बहुत सारे अभिनेता को आपने देखा होगा, वो अभिनेता सफल होने के बाद में वो सोचते हैं मैं राजनीति करियर बना लूं। आते भी हैं वो, बहुत सारे आते भी हैं, लेकिन बैक टू पेवेलियन हो जाते हैं। देखा ना आपने? उन्होंने सोचा कि मैंने फिल्मों से क्या करा, लोग मुझे जानने लगे, अब मुझे लोग वोट दे देंगे। अरे भैया नहीं देंगे। यू आर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, यू विल नॉट सूट इन डोमिनेंट पर्सनैलिटी। एंड पॉलिटिशियन जो होते हैं वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, राजा बनना चाहते हैं वो लोग। तेरे पॉलिटिक्स में आने से तू पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो जाए, तेरे अंदर वो टारगेट सेंट्रिक जो जो थॉट प्रोसेस है वो है ही नहीं, इनबिल्ट है ही नहीं। अगर कोई बच्चा कॉम्प्लियार्ड नेचर का है, वो सीआईडी में जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन में जा सकता है, उनके अंदर जा सकता है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर होते हैं उनमें जा सकता है। अब वो अगर वो है ही नहीं और वो एग्जाम दे रहा है, और वो चलो एग्जाम को कैसे जैसे करके पास भी कर लिया, सर वो इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाएगा। उसके पास गवर्नमेंट केस दे देगी, बोले जी ये केस आपके पास भेजा है, आप इन्वेस्टिगेट करके भेजो। अब उसके दिमाग में ये मैं इन्वेस्टिगेट करूं किस लेवल पे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स केस आ गया, जबकि होता बड़ा सिंपल है। तो अलाइनमेंट ना होना, आप जब अलाइनमेंट नहीं रखोगे ना भैया, केवल पढ़ने से आप सक्सेस नहीं होगे, केवल उस चीज का नॉलेज लेने से आप सक्सेस नहीं होगे। अब आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, पॉडकास्ट कैसे करते हैं, चलो मैं भी जान लेता हूं, मैं भी कर लूंगा। आप जान लोगे, समझ लोगे, नॉलेज ले लोगे, लेकिन मेरा नेचर अगर पॉडकास्ट के हिसाब से अलाइंड नहीं है, आई विल नॉट बी वेरी गुड पॉडकास्टर। वो अलाइन नहीं हो सर। आप नॉलेज आपने ले लिया, बट आपका नेचर अलाइन नहीं करता पॉडकास्ट को, दैट इज वाई यू विल नॉट ए गुड पॉडकास्टर। दैट्स ग्रेट। तो अलाइनमेंट जरूरी है। तो अलाइनमेंट में आपका नेचर, आपका टैलेंट, और तीसरी चीज आपका प्रोफेशन। तो आपके प्रोफेशन को आप बीच में रखें, उसके बाद देखें कि मेरा नेचर इस प्रोफेशन के साथ में एंजॉय करेगा या नहीं करेगा। और अब मेरा टैलेंट जो है वो इतना नॉलेज जो इस प्रोफेशन के लिए चाहिए वो गैदर करके और उसको हजम कर लेगा नहीं करेगा, उसके बाद आप बनाए, कोई नहीं हो सकता। इस रीजन से बहुत सारे लोग फेल होते हैं। इस रीजन से फेल हो जाते हैं लोग। अंधेरे में तीर चला रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा ने भी जुआ खेला, हम भी खेल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पापा कमा किस लिए रहे हैं, हमारे लिए कमा रहे हैं। खाएगा कौन, हम ही खाएंगे। और पापा भी बड़े गर्व से कहते हैं हाँ यही खाएगा। ये हमारा समाज चल रहा है, ये हमारा समाज है। और जब पापा गुजर जाते हैं, उसके बाद में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 100 करोड़ के, 200 करोड़ के, 10 करोड़ के बिजनेस खड़े कर दिए, लेकिन उनके बच्चों में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 100 करोड़ को 200 करोड़ बना सके, वो 100 करोड़ को 10 लाख पे ले जाते हैं 2 साल। कारण क्या है? वो गलती भी उसके फादर की है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा पैम्परिंग कर करके उस बच्चे को इतना सॉफ्ट रख दिया कि उसके खुद के पंख तो कभी खुलने का मौका ही नहीं दिया। तो आप 100 करोड़ बनाओ, 500 करोड़ बनाओ, आपकी अगली पीढ़ी उसको डाउन मार देगी। और आपने ये भी चेक नहीं करा कि आपका जो बच्चा हुआ है, जो आगे जाकर के इसका उत्तराधिकारी बनेगा, उसमें इस बिजनेस को अप ले जाने की योग्यता है भी या नहीं है। रतन टाटा जी को ले लीजिए, शादी नहीं करी उन्होंने, एक बहुत बड़ा टाटा ग्रुप खड़ा कर दिया, लेकिन आज भी टाटा ग्रुप चल रहा है। उनका बेटा तो नहीं चला रहा होगा, शायद है ही नहीं उनके बेटा, लेकिन टाटा चल रहा है। टाटा जी चले गए, मिसाल छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी जो चेयर्स के ऊपर जहां जहां पर उन्होंने बिजनेस डेवलप किया है, उस चेयर पे वो टैलेंट बिठा रखा है। वो एक अलग बात है कि वो उनका जीन नहीं है, लेकिन उस आदमी में इतनी कैपेसिटी, जिस आदमी में ये कैपेसिटी होती है कि वो समाज के टैलेंटेड लोगों को उठा उठा करके उनकी सही गति देते, वो आदमी ग्रोथ कर जाता है सर। वरना फिर वहां महाभारत होती है। टाटा ग्रुप है, आज मुकेश अंबानी जी, लोग कहते हैं मुकेश अंबानी का ग्रुप बड़ा है, बहुत बड़ा चल रहा है। कारण क्या है? ही इज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। वो लोग चुटकियों में पहचान जाते हैं कि इस आदमी में क्या टैलेंट है और इसको कौन सी कुर्सी देनी है। एक कुर्सी आपको दे दी तो 50 साल तक हटाएंगे नहीं आपको। पैसा बोल। गूगल कंपनी को पता है सुंदरम पिचई की काबिलियत क्या है। सुंदरम पिचई अगर कल जाकर के रिजाइन देता है कि सर मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा, बोल पैसा बोलना यार, पैसा बोल।
तेरे को कितनी छुट्टी चाहिए और चाहिए बोल, तू मत जा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो चेयर है, इस चेयर के लिए काबिलियत जो है वो इस इंसान के दिमाग में, ये इंसान रहना चाहिए मेरे पास में एनी हाउ, किसी भी कॉस्ट पर। तभी तो ये लोग बड़े बनते हैं सर। और हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा ये ज्यादा सैलरी ले रहा है, इसको हटाओ, कम सैलरी वाले को लो। वहां ब्रेन्स को खरीदा जाता है। इंडिया के बहुत सुपर ब्रेन है, वो अमेरिका जाकर क्यों बस रहे हैं? वहां उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छे घर मिल रहे हैं, बहुत पैसा मिल रहा है वहां पे। कारण क्या है? यही कारण है कि इंडिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रेन वहां जाकर के माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, ब्रेन माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, और वहां जाकर के काम कर रहे हैं। सुंदरम पिचई भारत के हैं, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका के लिए। ग्रोथ किसको दे रहे हैं? अमेरिका को, भारत को थोड़ी दे रहे हैं। इसी वजह से कारण क्या है? क्योंकि सुंदरम पिचई को वो एनवायरमेंट भारत वालों ने कभी दिया ही नहीं बेचारा, तो वो करे क्या? उसकी गलती नहीं है। तो Thank सही कुर्सी, सही प्रोफेशन, सही टैलेंट, सही व्यक्ति, ये अलाइनमेंट अगर हो गया, आप चाहे बिजनेस ले लें, जॉब ले लें, करियर ले लें, सब कुछ सफल है। गलत है ही नहीं गलत। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।